आपको मेक श्योर करना चाहिए कि जी 3 साल कम अज़ कम जो है वो मैंने अपने प्राइवेट लेवल को देने ही देने हैं। उससे पहले आप एग्जिट का ना सोचें। आप सस्ता बेचेंगे क्योंकि आप एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे, आप टाइमलाइन नहीं, आप महंगा प्रोजेक्ट कभी उठा ही नहीं पाएंगे, उठा लिया तो आप कर नहीं पाएंगे। अभी रिसेंटली जो उनका आया कि आप YouTube से डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं सर जी, वो ठीक है, शॉपिफाई बहुत मजा आने वाला है। हाँ जी, आपको पहले दिन ही पता चल गया भाई ब्लैक कलर बिक रहा है, व्हाइट बिक रहा है। उसको एक सही डायरेक्शन दें तो वी आर द नेशन जो कि कुछ भी कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। इस बंदा नाचीज़ को कहते हैं मुनीर अहमद। ये सीखने सिखाने का अमल रहेगा जारी। आज की मेरी इस पॉडकास्ट के अंदर जो मेहमान है, इज़ वेरी स्पेशल गेस्ट, मेरे बहुत ही करीबी दोस्तों में से, मेरे उस्तादों में से एक हैं। हम अपनी क्लोज़ कम्युनिटी में इनको अमेज़ॉन की नॉलेज फैक्ट्री कहते हैं। इन्होंने अपनी जर्नी का जब आगाज़ किया तो ये गलत नहीं होगा कि शायद पाकिस्तान के अंदर ये वाहिद रिसोर्स थे उस वक्त जिन्होंने हज़ारों डॉलर अपनी पर्सनल लर्निंग के ऊपर लगाया। ना सिर्फ उस वक्त लगाया, आज तक लगा रहे हैं, क्योंकि हमारी इस डोमेन के अंदर इट्स अ डायनामिक डोमेन। जब तक आप नॉलेज के साथ अपना ताल्लुक नहीं रखेंगे आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारे यंग बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन भी बने। तो इनसे बात करते हैं। इनका नाम है ज़ीशान जलील। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई। जी वालेकुम सलाम। ज़ीशान भाई, बहुत शुक्रिया आपका पॉडकास्ट में आने के लिए। आपको काफ़ी अरसे से मैंने लाइन अप किया हुआ था। फाइनली वी आर हियर टुडे। इट्स एन ऑनर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मेरे लिए सर ये बहुत बड़ी एक प्लेजर है कि मेरे उस्ताद मेरे सामने बैठे हैं। आई स्टिल रिमेंबर द डेज बैक इन 2017-18 के जब हम आपकी पॉडकास्ट सुना करते थे, आपके जो लंबे लंबे लेक्चर 3-3 घंटे के लेक्चर सुना करते थे। Exactly. तो उस वक्त जाहिर है कोई नॉलेज का सोर्स था नहीं, सिर्फ यही एक जो 3-4 लोगों की एक जर्नी थी वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो मुझे सर थोड़ा सा बताइएगा, हम बिफोर वी डिस्कस अबाउट अमेज़ॉन डोमेन और जो बाकी सारा हमारा डिजिटल का स्टाफ है, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहूँगा। आप कहाँ पे पैदा हुए सर आप? जी, मैं वज़ीराबाद में पैदा हुआ। वज़ीराबाद को जो है वो सिटी ऑफ कटलरी भी कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, दमास्कस नाइफ एज यूजुअल अमेज़ॉन के ऊपर मैंने मशहूर प्रोडक्ट। बिल्कुल मैंने काफ़ी काम भी किया है डमास्कस नाइफ में। बेसिकली ये ई कॉमर्स से पहले जो है वो डमास्कस नाइफ्स ही था, जिसमें मैंने अपनी यू कैन से कि बिज़नेस की जर्नी जो थी वो स्टार्ट की। अच्छा, हाउ अबाउट योर एजुकेशन? अर्ली एजुकेशन भी आपकी वहीं पे ही हुई और सारा? जी बिल्कुल, मेरी ज़िंदगी में ट्रैवलिंग काफ़ी रही है स्टार्ट से ही। तो जो थी बेसिक लर्निंग जो थी कह लें 5th तक, वो मैंने वज़ीराबाद से ही की। सही। देन फिर जो है वो 10th और जो है इंटर वो फिर मैं रावली जाता रहा, गुजरांवाला जाता रहा। ओके देन आई मूव टू इस्लामाबाद फॉर द ग्रेजुएशन। सो आई हैव डन BBA ऑनर्स। ओके, एंड व्हेन एग्जैक्टली यू स्टार्टेड योर प्रोफेशनल करियर? मैंने जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर दिया था अपने 5th सेमेस्टर में ही BBA के। ओके, एंड इट वाज इन द मैन्युफैक्चरिंग फील्ड, राइट? या इट वाज इन द मैन्युफैक्चरिंग फील्ड, जो कि बेसिकली आप कह लें कि मेरी दोस्त ने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की वज़ीराबाद में ही। ठीक है। तो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था ऑनलाइन का, eBay से बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था। ओके। तो वो मैन्युफैक्चरिंग करता था, मैं बेचता था। देन जो है वो फिर eBay इतना वो नहीं था, अकाउंट वगैरह नहीं था बनता, पेपॉल के इश्यूज़ थे एज़ यू नो। तो आपको पता है कि अकाउंट्स वगैरह नहीं थे तब eBay के पाकिस्तान में। पेपॉल का बहुत इशू है जो आज तक चल रहा है। जी। तो बाहर से अरेंज करना पड़ता था, ठीक है। तो जब थोड़ा सा अकाउंट चलता था तो वो फिर वापस ले लेते थे। तो ये काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़े। देन आई मूव टू होलसेल। देन आई मूव टू होलसेल ऑफ अमेज़न, डमास्कस नाइफ बेसिकली। डमास्कस नाइफ के हाँ ऊपर जी। आपने अमेज़न के ऊपर होलसेल स्टार्ट नहीं, किया? अभी अमेज़न नहीं था स्टार्ट किया। अच्छा, eBay पे ही कर रहे थे? eBay पे ही कर रहे थे। देन होलसेल जो है वो हम फिर गूगल से क्लाइंट्स जो है वो लेते थे, गूगल पे सर्च करते थे सारी सारी रात, कुछ एक लिस्ट बनाते थे, फिर उनको कांटेक्ट करते थे, कुछ को ईमेल्स करते थे, कुछ को कॉल्स करते थे। तो उनसे ऑर्डर्स जो है वो लेते थे। फिर वही अली बाबा वाला सिनेरियो जो है वो चलता था। फिर अली बाबा की मेंबरशिप भी जो थी वो ली, गोल्ड मेंबरशिप थी आपके पास? गोल्ड मेंबरशिप थी, उसको टेस्ट किया। देन जब थोड़ा सा ये फील हुआ कि नहीं यार अपना कोई ब्रांड होना चाहिए, देन आई मूव टू अमेज़न कि अच्छा अब अमेज़न को एक्सप्लोर करते हैं। तो अच्छा, अमेज़न के ऊपर इससे पहले हम आगे जाएं, अली बाबा का आपने यहाँ पे जिक्र किया। जी जी। अब ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, लोग समझते हैं जी पाकिस्तान से बैठ के अली बाबा पे क्या हो सकता है। मैं एक पहले पॉडकास्ट के अंदर भी बात कर रहा था कि अली बाबा भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, स्पेशली
स्पेशली अगर आप उसके ऊपर गोल्ड मेंबरशिप लेके जाते हैं, तो थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस बताइएगा। क्या इसने कोई बेनिफिट आपको दिया या इट वाज जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी? नहीं, इसने बेनिफिट दिया। बेसिकली अलीबाबा को लोग एक पार्ट टाइम जो है वो एक पोर्टल यूज़ करते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। ट्रू। आपको फुल टाइम एक्टिवली रहना पड़ता है। जैसे अमेज़न के कुछ बैक एंड के एल्गोरिदम्स हैं, वैसे ही अलीबाबा के भी हैं। तो बिल्कुल। उसमें आपको डेली पोस्टिंग करनी पड़ती है। अब तो काफ़ी इम्प्रूव हो गया अलीबाबा का इनसाइट जो प्लेटफ़ॉर्म है। थोड़े स्टैट्स भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन पहले तो ये नहीं थी चीज़ें। तो अलीबाबा इटसेल्फ इज़ अ गुड पोर्टल, जिस पे आप होलसेल के क्लाइंट्स आपको मिलते हैं। लेकिन जो लोग गलती मेजरली ये करते हैं कि पीपल वांट्स टू वर्क विद द मैन्युफैक्चरर एक्चुअली। जैसे हम एग्जैक्टली। जो है वो अलीबाबा पे ढूँढते हैं कि नहीं यार, कोई मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, जी जी। ठीक है? और उसकी हम एक सिनेरियो हमने क्रिएट किया होता है कि यार एक ही लाइन की प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। तो बिल्कुल। पाकिस्तान में लोग यही गलती करते हैं कि एक अलीबाबा का अकाउंट लिया, वो जनाब मामे, चाचे, कज़न वगैरह सबके साथ शेयर किया हुआ है, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो उसके ऊपर उन्होंने लगाया हुआ है। तो ये एक गलती करते हैं लोग, जिसकी वजह से जो है उनका अकाउंट चलता नहीं है, और जो है वो फिर 1 साल बाद ही फेड अप होके, फ्रस्ट्रेट होके उसको जो है वो क्लोज़ कर देते हैं। हालांकि अनडाउटेडली दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट होलसेल पोर्टल इन द वर्ल्ड, ठीक है। अमेजोन की तो और भी काफ़ी कंपैरेटर है, इसका अभी तक इस लेवल का कोई कंपैरेटर नहीं आया, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आई थिंक सो दे आर इंप्रूविंग अ लॉट। एज यू राइटली सेड कि उन्होंने अपने सिस्टम्स पे काम किया, दे आर ऑल्सो गोइंग टुवर्ड्स ऑटोमेशन। तो ये एक मेरे ख्याल में तो गोल्ड माइन है होलसेलर्स के जी, लिए। जी, बिल्कुल ये है। ट्रेड की आया था, हम्म। ट्रेड की, लेकिन उनके पास इतना बायर नहीं था। हाँ, और भी उनके काफ़ी है, पास 1688 भी है, मेड बिल्कुल, इन चाइना भी है, बट इसके आसपास भी नहीं है आई इसके बिलीव। आस-पास नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। एंड देन यू मूव टू अमेजोन। यस, आई एम अमेजोन किस साल में आपने से स्टार्ट किया? मैंने 2017 में स्टार्ट किया था। ठीक है। थोड़ा नॉलेज पहले से था। हम्म। बेसिकली जब ईबे शुरू किया तो फिर अमेज़न को भी एक्सप्लोर किया था मैंने। लेकिन अमेज़न का वही था, अकाउंट वाला सिनेरियो नहीं था, तो वो फिर जो है वो अच्छा नहीं, अकाउंट पाकिस्तान से नहीं बनता, लोग देते हुए भी डरते हैं। मामा चाचा ढूंढे। बिल्कुल। तो वो फिर जो है 2017 में एग्ज़ैक्टली जो है मैंने स्टार्ट किया था, और बेसिक मेरा मकसद भी स्टार्ट करने का यही था कि जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है उसी को ही हम जो है वो किसी तरह ब्रांड बनाएँ। ठीक है। लेकिन जब मैं इसमें आया, प्रैक्टिकली शुरू किया, देखा, तो फिर पता चला नहीं यार, ये डोमेन सिर्फ नाइफ्स वाली नहीं है, दुनिया इस छुरियों से बाहर भी है। बाहर भी है, एग्जैक्टली। ठीक है। तो वो फिर मैंने एक्सप्लोर किया, फिर लर्निंग शुरू की। तो इसको फिर मैंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को, इनफैक्ट जो है वो मैंने अपने जो पार्टनर था उसको हैंड ओवर कर दिया विद इन अ ईयर। ओके। अब मेरी तरफ से मैंने अपना क्लोज कर दिया मैन्युफैक्चरिंग, और मैं 100% जो है वो अमेजोन में शिफ्ट हो गया। और अमेजोन आई थिंक सो यू स्टार्टेड योर जर्नी विद ईसी, राइट? जी, एक्सट्रीम कॉमर्स से मैंने शुरू की थी। इसी की जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई थी 2017 में ही। ठीक है। उनका एक सेमिनार था सनी भाई का, जो कि सियालकोट में हो रहा था। तो वो मैंने सियालकोट का सेमिनार के लिए मैंने फ़ीस पे की। जवाद भाई से मेरी तब बात होती थी, जवाद लतीफ़ से। तो उसके बाद थोड़े ही दिनों बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जी हमारा बूट कैंप भी है। तो बूट कैंप के लिए भी मैंने जो है वो उनको पेमेंट कर दिया। मैंने सेमिनार अटेंड नहीं था किया, बूट कैंप के लिए भी कर दी मैंने पेमेंट। देन फिर उनका आया कि जी हम अकाउंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको ऑन रेंटल बेसिस। तो मैंने उसकी भी पेमेंट कर दी विदाउट अटेंडिंग एनी सेमिनार, और मतलब कुछ भी किए व्हाट बगैर। वाज द मेन रीजन? क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में तो कोई 1 रुपया भी खर्चने से पहले 10 दफ़ा सोचता है। सिंस यू हैव इन्वेस्टेड इन बोथ द मॉडल्स विदाउट इवन लुकिंग कि उनका क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से है, तो इसके पीछे आपको अमेजोन के ऊपर कॉन्फिडेंस था या आपको एग्जैक्टली इनका रिसर्च की अमेजोन थी? के ऊपर था, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ईबे के साथ मैंने अमेजोन को भी जी। एक्सप्लोर किया था। तो अमेजोन जो है मुझे पता था कि उसका पोटेंशियल क्या है, और हम उसको किस तरह लेके जा सकते हैं और कितना बड़ा खेल सकते हैं। और कुछ मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, रिस्क टेकर थोड़ा सा जो है वो मैं शुरू से ही हूँ। तो ठीक मेरा है। होता है कि अगर कोई चीज़ एथिकली लीगली जो है वो करेक्ट है, हम्म। तो मैं रिग्रेट नहीं रखना चाहता अपनी 50 साल की उम्र में कि यार शायद ये कर लेते कर लेता तो तो कोई ये हो ज़िंदगी जाता। डिफरेंट होती। सही। तो मेरा थोड़ा ये कॉन्सेप्ट है, माइंडसेट है, तो इसलिए मैंने सारा कुछ जो है वो जल्दी से कर दिया। मैंने पार्टनर से बात की, पार्टनर वाज एग्री। तो मैंने कहा ठीक है यार मैं ये कर रहा हूँ, कहता ठीक है आप करो। And what was your reaction when you attended their first seminar? इट वाज़ गुड, इट वाज़ रियली गुड, क्योंकि अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं थी, और एक नई चीज़ थी पाकिस्तान में। और जिसको पता था कि एक्चुअली इसका पोटेंशियल क्या है, तो उसने तो ये जर्नी लूज़ नहीं थी करनी किसी भी कॉस्ट के ऊपर। तो आई सही। वाज़ वन ऑफ देम लकीली। हम्म। तो मैंने जब सेमिनार अटेंड किया, देन जो है वो उनका बूट कैंप शुरू हुआ। तो मैं लाहौर, वज़ीराबाद से लाहौर ट्रैवल करता था, क्योंकि क्लासेस सिर्फ लाहौर में ही हो रही थी। ठीक है। तो वीकली आई थिंक सो 2 क्लास थी या
एक थी, बाई वीकली थी आई गेस, बाई मंथली थी, 15 दिन में एक क्लास थी। ठीक है। तो लाहौर से जो है वो वज़ीराबाद से ट्रैवल करता था मैं लाहौर, और अटेंड करता था क्लास, और फिर जो है वो मैं वापस जाता था। और ये क्या था इसके अंदर डिफिकल्टीज, क्योंकि उस वक्त देखिए ऑनेस्टली चंद एक ही लोग थे, आप बूट कैंप के उस वक्त मेरा ख्याल है कोई 7-8 लोग, 13 लोग थे मेरे बैच में, 13 लोग थे, और सिखाने वाले भी जाहिर है उस लेवल के प्रो उस वक्त नहीं थे, क्योंकि सनी भाई जाहिर है खुद तो सारे नहीं लेक्चर ले रहे थे, उनकी टीम ले रही थी, तो टीम के पास भी उस लेवल का एक्सपोजर नहीं था जो आज हम बातें कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो क्या चैलेंजेस आए और किस तरह से आपने कॉप अप किया उन चैलेंजेस के साथ? अच्छा, तब तो बिल्कुल बेसिक थी जो चीज़ें थी कि अच्छा अमेज़न का अकाउंट क्या होता है, उसको कैसे हैंडल करते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करते हैं, बिल्कुल बेसिक थी। तो वो बेसिक नॉलेज ही जो है वो, अगर आपको कुछ करना आता है, ठीक है, आपका थोड़ा बैकग्राउंड है रिसर्च वाला, तो बेसिक नॉलेज ही बेसिकली आपको चाहिए होता है। तो वो मैंने उनसे जो है वो गेट किया। अरसलान भाई जो थे वो हमारे तब इंस्ट्रक्टर थे, ट्रेनर थे, बिल्कुल ट्रेनर थे। तो बेसिक जो है वो हमने उधर से गेट किया। फिर मुझे थोड़ा सा क्या लें कि एक प्लस पॉइंट ये था कि मेरे पास प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल थे, क्योंकि मैं उसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, ब्रांड बनाने के लिए गया था। और फिर मैंने अकाउंट का भी जो है वो एडवांस में ही कर लिया था बुक, कि यार हाँ मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट है, मैंने करना है। तो आई रिमेंबर कि द डे आई लिस्टेड द प्रोडक्ट, तो मुझे पहली सेल पहले दिन ही आ गई थी। एंड वो एक कॉन्फिडेंस जो था वो एक बूस्ट हुआ कि हाँ यार ये इसमें है कुछ। और उस वक्त आई थिंक सो दमास्कस नाइफ वाज वेरी मच इन डिमांड, आज भी हैं बट स्टिल उस वक्त का जो एरा है और आज के एरा में फ़र्क है। उस वक्त तो वही था कि प्रोडक्ट लगाओ, थोड़ा सा बेहतर चीज़ों को करो और रैंक हो जाती थी। तब ऐसे ही था। मैंने काफ़ी मेहनत की प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, स्पेशल डिज़ाइन बनवाया, उसकी अच्छी सी फोटोग्राफी की, और फिर उसको जो है वो प्रॉपर वो कीवर्ड सिनेरियो जो हमने सीखा था वो किया, और जो है कंपेटिटर को थोड़ा सर्च किया कि वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो फिर मैंने लिस्ट किया, तो जो है वो एक लकीली जो है वो पहले दिन ही एक सेल आ गई। उससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ कि हाँ यार जो मैं सोच रहा था वो एक्चुअली है ऐसे। तो लेकिन फिर जब उसको मैंने एक्सप्लोर किया, क्योंकि वो एक लिमिटेड लर्निंग थी, तो मैंने कहा अब अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। फिर जो है वो गूगल और यूट्यूब आपके बेहतरीन दोस्त हैं। उस पर हम लर्निंग पे इंशाल्लाह मैं आ गया, और भी आपसे क्वेश्चन डिटेल में पूछता हूँ। अच्छा, आप मैन्युफैक्चरर थे, मैन्युफैक्चरर होने की वजह से डेफिनेटली बहुत सारे आपको वैल्यू एडेड एडवांटेज मिलते हैं जो कि एक आम बंदे को नहीं है। आज की भी अगर मैं डेट करूं तो बात करूं, काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान से प्रोडक्ट करना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू और स्ट्रक्चर या जिस तरह पे हमारा इंडस्ट्री का ओवरऑल सिनेरियो चल रहा है, किस तरह से लोग पाकिस्तान से प्रोडक्ट को बाहर भेज सकते हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक लेदर की प्रोडक्ट भेजी है, यकीन करें विशान भाई, नाक से लकीरें निकलवा दी हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेके मैन्युफैक्चरर से लेके नीचे लेबर तक ने। मतलब वो मुझे लग समझ गई है कि भजन प्रोडक्ट करते कैसे हैं। तो आप किस तरह, क्योंकि आपका जाहिर है एक तजर्बा रहा है मैन्युफैक्चरर के हवाले से भी, तो क्या चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी चाहिए, और एज ए सेलर हमें किस तरह के मैन्युफैक्चरर के पास जाना चाहिए? देखिए बेसिकली जो हम इंटरनेशनली देखते हैं वही चीज़ें हमें इधर भी फॉलो करनी चाहिए, कि कुछ ऐसी फैक्ट्रीज़ के साथ हम काम करें जो लेजिड हों, जिनके सेटअप्स हैं। कित्थों लभिए? मिल जाती हैं, नहीं मिल जाती हैं। देखिए आप अगर आप चैम्बर के पास जाएँ तो उनके पास पूरी लिस्ट होती है, ठीक है? तो वो लिस्ट आपको मिल जाती है सारे मैन्युफैक्चरर्स की। अगर आप सियालकोट चैम्बर में जाएँगे, ठीक है, आपको पूरी जितने भी उनके साथ रजिस्टर्ड हैं बिज़नेसेस, उनके पास उनकी लिस्ट है। तो आप उनके पास जा सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी अच्छा आप जो है वो हमें लिस्ट दे दें, ठीक है? फिर उन मैन्युफैक्चरर्स को आप रीच आउट करें, उसमें देखें कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के कौन से हैं, लार्ज स्केल पे कौन से हैं। ये तो एक पहला काम है कि आपने फाइंड आउट कैसे करना है। सेकंड थिंग कि आप उनसे विज़िट करें, ठीक है? उसके बाद जो है वो आप 2-3 से जो है वो पहले सैंपल्स जो है वो आप बनवाएँ, और फिर अगेन वही क्वालिटी चेक और ये वो, फिर आपका जो ऑर्डर है वो भी स्प्लिट होना चाहिए 2-3 के अंदर। अच्छा सर, इसमें एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। चाइना में जब आप जाते हैं, देखिए हम चाइना से एक रिमोट डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, हमारे पास क्या सोर्स है, अलीबाबा 1688 या कोई चंद एक वहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनसे कांटेक्ट कर लिया, थर्ड पार्टी जिसको हम बोलते हैं, उनके थ्रू हमने कर लिया। सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आपकी प्रोडक्ट विदाउट एनी हैसल यूएस तक पहुंचती है, यूके तक पहुंचती है। यहाँ पे वही जिस पेन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको हर चीज़ खुद करनी पड़ रही है। मैंने 2 प्रोडक्ट का पाकिस्तान से ट्राई किया,
दोनों में मुझे अच्छा खासा टफ टाइम मिला। ऐसा नहीं कि हुआ नहीं, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और प्राइजेस भी बेहतर मिली मुझे पाकिस्तान से, क्वालिटी भी मेरी आंखों के सामने थी टू सम एक्सटेंट, मैंने वो भी अच्छे से मैनेज करवा ली। बट वो जो पेन थी जी, पैकिंग वाला अलग से ढूंढो, हुण शॉपर वाला लभो, हुण रबड़ वाला लभो, ये सारे मसले मसाइल हमारे क्यों नहीं हल कर रहे। जब आपने कहा कि चैम्बर इसमें इन्वॉल्व है और चैम्बर के पास सारे लिस्ट है, तो वाई दीज मैन्युफैक्चर डोंट गेट ऑल दीज थिंग्स इन वन प्लेट के। आप यहाँ पे आपको आए, एक सोल्यूशन मिलेगा आपको, एक बंदे से आपकी बातचीत होगी और आपको पूरी प्रोडक्ट डिलीवर होगी। चाइना ने कैसे किया ये? सर ये अवेयरनेस नहीं है बेसिकली ना, आपके इधर पाकिस्तान में ये अवेयरनेस नहीं है कि यार ये सिनेरियो भी या ये काम भी जो है हो सकता है। अमेजोन तो इन हुआ 2017 में और पाकिस्तान में बूस्ट आया उसको जो है 2019 में, या आप कह लें कि जब कोविड हिट हुआ, ठीक, उसके बाद बूस्ट आया, फिर लोगों की आंखें खुली, हाँ यार अब तो बिजनेसेस तो बंद हो गए, तो अब क्या किया जाए, अच्छा ऑनलाइन चलते हैं। तब ऑनलाइन दुनिया जो है वो खुली, लोगों के नज़रों में ज़्यादा खुली। तो ये मसले मसाइल देखिए, ये मसले मसाइल चैम्बर का नहीं मैं कहूँगा, ये मसले मसाइल आपको इंडिविजुअल बेसिस पे हर फैक्ट्री ऑनर को देखने चाहिए। अब उसमें इशू ये है कि जो तो लोकल सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, उनको तो इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है। बिल्कुल। जो इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं उनको आइडिया है इस चीज़ का, लेकिन वो भी होलसेलर्स को दे रहे हैं। सर वो कंटेनर लगे हुए हैं उनके मुंह को, वो 4 बार 5 बार यूनिट को समझते कुछ नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है, लेकिन इवेंचुअली ठीक है, इधर आपकी फिर कम्युनिकेशन स्किल काम आती है, आपको बात करनी आनी चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस दिलाना आना चाहिए कि हाँ यार ठीक है मैं काम करना चाहता हूँ आपके साथ ना। अगर आप कॉन्फिडेंस भी नहीं इस तरह बिल्ड कर सकते तो ऑब्वियसली फिर आपको रेफरेंस ढूंढना है, ठीक है। ये मसले मसाइल हैं, ऑब्वियसली ये हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ गोरे हैं, फॉरेनर्स हैं, वो भी तो पाकिस्तान से मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, काफ़ी सारे हैं वो भी करवा रहे हैं, तो वो कैसे करवा रहे हैं? नहीं ऐसे है कि अब जो मैंने प्रोडक्ट की है, मैंने भी गोरे के लिए की है। मैं सिर्फ यहाँ पे ये नहीं कह रहा हो नहीं रहा, बहुत बड़े लेवल पे देखे 3-4 सिटीज़ की अगर हम बात करें, सियालकोट गली गली के अंदर एक एक घर में फैक्ट्री लगी हुई है। फैसलाबाद है आपका, वजीराबाद है आपका, उसके अलावा अगर आप कसूर में चले जाए, काम बहुत मेगा लेवल पे हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए हम हैं 5,000 यूनिट, 10,000, 15,000 यूनिट वाले, अब उनके मुंह को खून लगा हुआ है 1 लाख यूनिट का पूरा कंटेनर। फैसलाबाद की बात करें जी, पूरा पूरा बेडशीट का कंटेनर जा रहा है, फैसलाबाद से स्पोर्ट्स का पूरा पूरा कंटेनर जा रहा है। अब उस माइंडसेट को मेरा ख्याल है थोड़ा सा इन लोगों को भी समझना चाहिए कि देखिए जहाँ कंटेनर में आप एक प्रोडक्ट अगर $2 की दे रहे हैं, तो वही जब आप 5,000 यूनिट आएगा तो $1.5 की हो जाएगी आपकी। तो आप बेसिकली हाइब्रिड मॉडल में आ जाते हैं, रिटेल और होलसेल के। तो ये विन विन सिचुएशन तो उनके लिए भी है। यही मैं कह रहा हूँ कि आपकी फिर कम्युनिकेशन, आपको समझाना है अपने सप्लायर को जाके कि अभी जो है वो देखिए, जो रोड मैप बेसिकली मैं फॉलो करता हूँ इन इन द इस ई कॉमर्स में या अमेज़ॉन में स्पेसिफिकली, कि जब भी हम सप्लायर से बात करते हैं, ठीक है, तो हम उसको पूरे साल का रोड मैप देते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, ताकि उसको पता हो हाँ यार ये जेन्युइन बायर है, इसने आगे जाके क्वांटिटीज़ बढ़ानी है, पूरे साल का इसने मुझे रोड मैप दिया है, तो इसके साथ ये लेजिट है, काम करना चाहिए। तो वही चीज़ जो है वो आप इधर अप्लाई करके देखें। मसला ये है कि हम कोशिश नहीं करते, जब कोशिश करेंगे 1 सप्लायर, 2 सप्लायर, 10 सप्लायर रिजेक्ट करेंगे, ठीक है, 11वां फिर भी मान ही जाएगा। तो हमें एटलीस्ट कोशिश करना है, ट्राई करनी है कि मतलब इफ़ यू नेवर आस्क द आंसर इज़ ऑलवेज नो। हाँ ये तो है यार, ये लंबी डिबेट हो जाएगी इसमें। बात हुई है एक तरफ आपको प्लेट में रख के चाइना खुद दे रहा है, लो भजन कुछ नहीं करना, हैसल फ्री आपको, दूसरी तरफ आपको जूते भी किसाने हैं, ठीक है, और उसका रिवॉर्ड भी कोई नहीं है। तो वो जाहिर है करते क्यों है हम ये करना क्यों चाहते हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए। देखें डॉलर यहाँ से जब आएगा, बाहर से डॉलर यहाँ से जाएगा, तो एक्सपोर्ट ही एक बेसिकली वाहिद जरिया है जिससे आपको ये आजकल जो सारे हालात चल रहे हैं उन पर कंट्रोल करने का। अच्छा ईशान भी, इसमें कुछ मिथ के बारे में बात करेंगे। हमारे इस डोमेन के अंदर 3-4-5 साल की जर्नी है हमारी, इतने ज़्यादा मिथ मार्केट के अंदर क्रिएट हो गए हैं कि अब वो समझ नहीं लग रही कि किसको पहले समेटे किसको बाद में, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने शुरू में स्टार्ट किया और आज तक एक फोकस के साथ लगे हुए हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द मिथ्स इन और डोमेन जो कि बढ़ते जा रहे हैं टाइम के साथ साथ। मिथ्स सबसे पहला तो अगर आप अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल की बात करेंगे, क्योंकि मेरी डोमेन वही है तो ऑब्वियसली मैं उसी पे बात करूंगा। तो मिथ जो है वो सबसे पहला ये है कि ये एक पैसिव इनकम है या ये एक शॉर्ट टर्म विन है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मिथ है और इसी के इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें जो है वो इवॉल्व करती हैं, सारी चीज़ें इसके इर्द गिर्द ही हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि ये शॉर्ट टर्म है
और ये जो है वो क्विक विन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये कम पैसों से किया जा सकता है। ठीक है, जो अब जो सिनेरियो है, जो हम अक्सर आपस में भी बात करते हैं, जो अब करंट सिनेरियो है, अभी इससे पहले नहीं, लेकिन आपका जो सिनेरियो है, आपको थोड़ी हैवी अमाउंट जो है वो चाहिए पीएल स्टार्ट करने के लिए। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि आपको मेक श्योर करना चाहिए कि जी 3 साल कम से कम जो है वो मैंने अपने प्राइवेट लेवल को देने ही देने हैं। उससे पहले आप एग्ज़िट का ना सोचें, आप इसमें से कुछ निकालने का ना सोचें। ठीक है, आप एक सैलरी ले सकते हैं, जब आपका प्रॉफ़िटेबिलिटी आनी शुरू हो तो आप एक सैलरी अपनी फ़िक्स कर लें, ताकि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, या एक ह्यूमन साइकी होती है कि आप अपनी एक मोटिवेशन के तौर पर उसको लेते रहें। ठीक, ताकि आप जो है बिल्कुल फ्रस्ट्रेट ना हो जाएँ कि यार 3 साल से कर रहा हूँ, कुछ आ नहीं रहा। अच्छा, इसमें भी ना एक चीज़ ये है कि देखिए, शुरू में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया ना, क्योंकि हम लोगों को खुद भी उस लेवल का एक्सपीरियंस नहीं था, हम लोगों ने कहना शुरू किया जी आपकी 8 से 12 महीने में आरओआई कंप्लीट हो जाएगी। कुछ अकाउंट्स पे हुई भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो एक सेट पैटर्न नहीं था। फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमने भी एक्सपीरियंस किया, क्योंकि एज जैसे-जैसे इस डोमेन की बढ़ती गई, हमें भी पता चलना शुरू हुआ जी 18 से 24 महीने बड़ा रियलिस्टिक टाइम और नॉर्मली लग जाता है। इससे कम नहीं हो सकता, ज़्यादा ही हो सकता है। अब जब हमने ये बताना शुरू किया मार्केट में अपने क्लाइंट्स को कि भाई आपको 24 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा, 24 महीने से पहले आप प्रॉफिटेबल तो हो जाएँगे, आरओआई भी मुकम्मल हो जाएगी, बट शायद यू वोंट बी एबल टू विथड्रॉ बिकॉज़ ऑफ द साइकिल। 4-4 5-5 जगह आपके पैसे फँसे हुए हैं। तो अब वो क्लाइंट समझने लगा, जो मिथ की बात करें ना, क्लाइंट ने ये समझ लिया था, अच्छे खासे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े-बड़े एजेंसीज़ चला रहे हैं, सॉफ्टवेयर की डोमेन में थे, उन्होंने समझा यार ये ऑनलाइन वाला जो है ना, ये क्विक रिच स्कीम है। तो इस पे ज़रा थोड़ा बताएँ कि ये कुछ क्विक रिच स्कीम मुझे तो नहीं लगती, आपको नहीं, लगती है? बिल्कुल नहीं है, क्विक रिच स्कीम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें आपकी देखिए, जब हमारे पास भी जो है वो क्लाइंट आते हैं, तो हम उनसे पहले यही पूछते हैं कि आपको इस बिज़नेस मॉडल का पता है? हाँ जी, मुझे पता है। अच्छा, क्या पता है आपको इस बिज़नेस मॉडल के बारे में? तो वो फिर एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ जी, ऐसे पैसा डालेंगे और जो है साल में जो है वो हम मिलियनेयर हो जाएँगे, तो ऐसा हम उनको फिर एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी पेमेंट कुछ मतलब क्लाइंट्स को तो ये भी नहीं पता होता कि अमेज़न जो पेमेंट है होल्ड करता है। ट्रू। ठीक है, कुछ को ये भी नहीं पता होता, तो हम उनको बताते हैं, सारा सिनेरियो बताते हैं, उसके बाद जो है वो भाग जाते हैं बेसिकली मोस्टली। 4 से 5 साइकिल है ना, देखिए अमेज़न आपकी पेमेंट होल्ड कर रहा है, फिर आपका जो सी में जो प्रोडक्ट पड़ी है आपकी, बिल्कुल, कुछ अमेज़न के पास इन्वेंटरी पड़ी है आपकी, बिल्कुल, फिर सप्लायर के पास सप्लायर को पैसे हैं। एडवांस दिया हुआ है। ये बिल्कुल। सारे साइकिल जब मेंटेन होते हो या इनको थोड़ा बैलेंस आउट होते 8 टू 10 मंथ्स आराम से लगते हैं जी, आपके। बिल्कुल लग जाते हैं। फिर उसमें एक इश्यू ये भी है ना कि जो मतलब लोकल एजेंसीज़ हैं, जो मैंने देखा है, दे आर मोस्टली इन द लो प्राइस प्रोडक्ट्स। ट्रू। तो ये सबसे बड़ा जो है इश्यू है। आजकल के जो करंट सिनेरियो चल रहा है, या मैं 6 माह पहले भी ले जाऊँ, तो उसमें भी जो है मतलब 6 माह से 1 साल की डोमेन में पहले भी जाऊँ, तो ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है और एक बहुत बड़ी गलती है ठीक है। कि जो है लो प्राइस प्रोडक्ट्स को बिल्कुल अवॉइड करें, और उसके स्टैट्स अगर आप देखेंगे तो आपको खुद नज़र आएगा कि यार ये प्रोडक्ट वाक़ई ही वायबल नहीं है अच्छा, करने लेट्स के टॉक लिए। अबाउट विद द टिकट नंबर। यू आर सेइंग लो प्राइस नहीं करनी हुँ। चाहिए। इन योर ओपिनियन व्हाट इज़ लो प्राइस एंड व्हाट इज़ हाई प्राइस? जो हमारी रिकमेंडेड है, या जिस डोमेन में हम काम कर रहे हैं, दैट इज़ द $30 मिनिमम। ठीक है। मिनिमम $30 प्राइस पॉइंट होना चाहिए, और उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए ग्रॉस में, वो 30 टू 35% होनी चाहिए। ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स अगर मैं बात करूँ, तो मिनिमम $10 ग्रॉस प्रॉफिट आपका लाजमी मेक श्योर करें कि हो। मैं इसको 25 से लेता हूँ, बेसिकली 25 से कम की प्रोडक्ट नहीं करनी। अच्छा, इसकी रीज़न भी बड़ी मज़ेदार आप एक्सप्लेन करते हैं, वो भी ज़रा बता दें कि जब वो आप पीपीसी पे जाते पीपीसी पे हैं। जाते हैं, बिल्कुल आप कीवर्ड्स देखते हैं, कीवर्ड की बिड्स देखते हैं कि आपका कीवर्ड की बिड जो है वो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर आपको बिड पड़ी है $2.5 $3। बिल्कुल। तो जब आप लो प्राइस में जाएँगे, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ही जो है वो $1 है, $1.25 है, तो फिर आप बिल्कुल भी पीपीसी के ऊपर खेल ही नहीं सकते। ऐसे ही है। कभी भी आप प्रॉफिटेबल तो दूर की बात है, ब्रेक इवन पे आप नहीं आ सकते, बहुत मुश्किल है। और मोस्टली प्रोडक्ट में यही होता है कि ग्रॉस में, क्योंकि हम वी ऑलवेज टॉक अबाउट ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट। अब ग्रॉस के अंदर वो प्रोजेक्ट जो है पूरा प्रॉफिटेबल है, हाँ, जब इन उसको परसेंटेज परसेंटेज जब बिल्कुल। नेट करते हैं तो समझ ही नहीं लगती ये हुआ क्या है। तो इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि हमें जो है ना प्राइस पॉइंट अपना बढ़ाना चाहिए। अच्छा, इसमें भी एक मिथ है, लोग ये समझते हैं जी अगर हम 25 या $30 की प्राइस पे चले गए तो हमारा तो बजट ही $50,000 हो जाएगा। ऐसा नहीं बिल्कुल, है। ऐसा नहीं, ठीक है, आप ऐसा नहीं। उसकी वॉल्यूम को देखते हैं ना बिल्कुल, बेसिकली। तो हम वॉल्यूम को देखते हैं। देखिए, हमारे पास जो क्लाइंट का बजट है, हमने उसके अंदर ही रह के प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। एग्जैक्टली। अगर हमारे क्लाइंट का बजट है 50,000, तो हम जो मैक्सिमम सेल्स जो प्रोडक्ट की देखते हैं, वो 25 तक देखते हैं, 50% देखते हैं, ऑलवेज ऑफ द अवेलेबल इन्वेस्टमेंट। ट्रू।
तो अगर आपके पास बजट ही, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है कि आपके पास बजट जो है वो $25,000 या $50,000 है और प्रोडक्ट को आप उसको हाथ डाल रहे हैं जिसकी 70,000 या 80,000 सेल्स है, तो आपका कैश फ्लो मैनेज नहीं होता, नहीं होगा, बिल्कुल है। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं और ये भी वाकई मिथ है कि लो प्राइस प्रोडक्ट्स जो हैं वो करना आसान है और उसमें इन्वेस्टमेंट कम होती है और हाई प्राइस में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। नहीं, आपकी सेल्स कम आ जाती हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, आपका कैश फ्लो ज़्यादा अच्छे से मैनेज हो जाता है। ठीक है, ये आपकी हाई प्राइस प्रोडक्ट्स में। लेकिन लो प्राइस प्रोडक्ट्स में आपको सेल्स जनरेट करनी है, बिल्कुल ऐसे तो वो सेल्स जनरेट करने के चक्कर में आप पीपीसी पे हैवी स्पेंड करते हैं, आपको अपने कंपेटिटर को बीट करना है रैंक होने के लिए इन टर्म्स ऑफ सेल्स, तो आपके लिए ऑब्वियसली 10 सेल्स लाना आसान है 100 सेल्स लाने के मुकाबले। उस्ताद जी, इसमें जो चस है ना, वो सबसे बड़ा चस ये है कि आपका 70% कंपटीशन वैसे निकल गया जब आप 25-30 की उसमें जाएंगे ना, वो जो छोटा मोटा उड़ते हुए बटेरे हैं वो तो पास ही नहीं आते आपके। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसमें कि आप देखें कंपटीशन स्टार्ट करने से पहले ही कंपेटिटर्स को पीछे छोड़ दिया आपने। बिल्कुल। अच्छा, इसमें इस वक्त पूरा पाकिस्तान जाहिर है वो एक चीज़ की हाइप क्रिएट होती है ना, तो सारे बगैर सोचे समझे उसके पीछे लग जाते हैं। इस वक्त हम अमेज़ोन को एक प्लेटफॉर्म, ये एक रेवेन्यू इनकम जनरेशन का टूल समझ रहे हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता अमेज़ोन किसी भी वजह से डाउनवर्ड जाता है या कोई भी रीज़न की वजह से ये बैन हो जाता है, कोई भी ऐसी इशू होता है जिससे हमारा ये दुकान बंद हो जाती है, तो डू यू थिंक सो वी हैव एनी बैकअप जो इसको कवर कर सकता है, या एटलीस्ट एज ए सेलर या एज ए सर्विस प्रोवाइडर हमें उसकी एक कॉन्फिडेंस है या बैकिंग है? सेकंड नंबर पे, क्या हम आने वाले टाइम पे अपने आप को एज ए सर्विस प्रोवाइडर शिफ्ट करेंगे टू एनी अदर प्लेटफॉर्म? इसमें सबसे पहले चीज़ तो ये कि अमेज़ॉन कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है, ये हमेशा रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये मतलब $1 ट्रिलियन कंपनी है, तो इसको जाते जाते भी जो है वो इतनी उम्र लग जाएगी कि हमारी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी तब तक। ऐसा ही है, ठीक है, तो ये कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है, क्योंकि अमेज़ॉन की मतलब आपकी 51-53% जो शेयर है ऑनलाइन शेयर यूएस का, वो अमेज़ॉन के पास है, तो ये कहीं नहीं जाने वाला। तो अगर इन केस ये कुछ सिनेरियोज़ की वजह से पाकिस्तान से अकाउंट बनने बंद हो जाते हैं, तो उसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास, बिल्कुल अवेलेबल हैं। आप है यूएसएलएलसी वगैरह जैसे पहले चल रहा था, आप वैसे कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड आप जो है वो शिफ्ट हो सकते हैं वॉलमार्ट को, आप सीखना शुरू करें, ठीक है। लेकिन द प्रॉब्लम इज लोग अमेज़ॉन को अभी अच्छे तरीके से नहीं सीख रहे, तो वॉलमार्ट के ऊपर जाएंगे तो जो अमेज़ॉन का आता होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। बाय द वे, आई एम अ बिग फैन ऑफ शॉपिफाई। हमने रिसेंटली 2-3 एक्सपेरिमेंट किए। इट रियली हमारे लिए वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था। अमेज़ॉन पे सर जी प्रोडक्ट की जो एक स्टोर है, 4-5 उसके अंदर एशियन है, उसकी सेल आ रही है 3-3.5 लाख। शॉपिफाई का स्टोर जब हमारे पास आया तो इसकी 28-29 हज़ार के करीब सेल थी पर मंथ। इस वक्त उसकी सेल 100,000 प्लस जा रही है, और ये ऑफ पीक सीजन चल रहा है उस प्रोडक्ट का भी और ओवरऑल अमेज़ॉन का भी। अभी जैसे ही Q4 में जाएंगे तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 200,000 आराम से क्रॉस करेगी। ट्रू। शॉपिफाई इज़ रियली लाइक ग्रोइंग, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने जो है वो ये डिलीवरर को भी एक्वायर किया है, और अब जो है जितने भी उनके नई जो एमर्जिंग मार्केट्स हैं, ठीक है, उसको भी वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं। एनएफटीज़ को उन्होंने ओपन कर दिया, टोकन्स को, ठीक है। फिर अभी रिसेंटली जो उनका आया कि आप यूट्यूब से डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं, ठीक है, शॉपिफाई बहुत मजा आने वाला है। हाँ जी, तो अमेज़ॉन को थोड़ा मतलब कह लें टफ टाइम आप कह सकते हैं कि शॉपिफाई आने वाले वक्त में जो है वो देगा, क्योंकि वो बहुत रैपिडली जो है वो चेंज कर रहा है। और आई थिंक सो बैक इन 2018 या 19 इसका कुछ न्यूज़ भी आई थी कि दे आर गोइंग टू ओपन 1000 फुलफिलमेंट सेंटर विद इन यूएस, तो वो शायद कोविड की वजह से बिल्कुल उन्होंने अभी डिलीवरर को एक्वायर कर लिया ना। डिलीवरर इज अ 3PL, तो उन्होंने उनको एक्वायर कर लिया अपनी इस नीड को पूरा करने के लिए। आई सी। तो ये भी बल्कि YouTube पे थोड़ा डिस्कस करें, मुझे तो बड़ा मजा आया ये सुन के, और इट्स रियली गोइंग टू ब्लो आउट द मार्केट जो ये होने जा रहा है। कि आप, जो मैं समझाऊं इसको, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, कोई प्रोडक्ट, लग से ये कप है, मग है, इसकी आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते देखते आपको बाय नाउ का बटन उसी विंडो में रहते हुए यूट्यूब के ऊपर ही नजर आएगा। आप उस पर क्लिक करें, विद इन सेम प्लेटफॉर्म, सेम विंडो, आप उसको चेकआउट करके बाय कर जाएंगे। बिल्कुल, exactly. तो देखिए YouTube भी एक कहाँ वीडियो का प्लेटफॉर्म, कहाँ उसको सिंक्रोनाइज करके उन्होंने कंप्लीटली शॉपिफाई पे कन्वर्ट, उस पे ई-कॉमर्स पे कन्वर्ट करने जा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये ईज हो जाएगी बेसिकली, बिल्कुल। जहां हम सिर्फ वीडियो देखते थे, फिर उसकी जाकर ढूंढने की बजाय वहीं पे कर दे, और इससे आई थिंक सो इन्फ्लुएंसर मार्केटर जो हैं उनका भी एक स्कोप बढ़ेगा। बिल्कुल, देखिए YouTube मार्केटिंग को भी जो है वो एक बूस्ट मिलेगा। लोग जो अपनी
अपने टेस्टिमोनियल्स जो यूट्यूब पे चलाते हैं, ठीक है, उधर से वो उसको मार्केट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जो है वो हो सकती हैं। प्लस एनएफटीज जो है बहुत एक नई चीज़ है, सर वो तो आने वाले फ्यूचर के है, लिए फ्यूचर है। आई विल हैव अ सेशन विद यू। हाँ, अभी आप भी लर्निंग स्टेज मैं में भी उसकी, लर्निंग मैं भी लर्निंग एग्जैक्टली, स्टेज में हूँ। बिल्कुल इंशाल्लाह विल टॉक अबाउट इट इन बिल्कुल कपल ऑफ वीक्स और मंथ्स। इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें उस्ताद जी मुझे ये बताइएगा कि एक सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ एक शोर शराबा चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली हम सर्विस प्रोवाइडर भी उसकी आवाज़ लगाते हैं मार्केट में, जी अमेजोन का बिजनेस खड़ा ही फ्लिप करने के लिए करना है। तो ये इज इट रियली फ्लिपेबल? अगर है तो कितने अरसे बाद है? ठीक है, इस पे थोड़ा सा ज़रा बताइए। जी बिल्कुल। ये कोई वो मार्केट में जो एक अफवाह है कि नहीं जी आप बिज़नेस फ्लिप करने का क्या मकसद हुआ, ठीक है, आपको पैसे बना के दे रहा है, ठीक है, तो आप उसको क्यों फ्लिप करना चाहेंगे। जी तो ये बिल्कुल एक थिंकिंग्स जो हैं, थॉट्स जो आप कह लें, वो गलत है। अमेज़न का बिज़नेस हम खड़ा ही करते हैं फ्लिप करने के लिए, ठीक है, जी जो मैं भी करता हूँ, मेरे सर्कल में जितने फॉरेनर्स हैं, जितने गोरे हैं, वो भी इसी मकसद से जो है वो खड़ा करते हैं। अब अगर इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक जेस्टी पॉज ब्रांड है, पेट का ब्रांड है, ठीक है। ठीक है, वो सेल हुआ $610 मिलियन का, माय गुडनेस, ठीक है, और वो $610 मिलियन मिलियन एंड का। व्हाट वाज द एज ऑफ दैट ब्रांड? 7 इयर्स 7 years 7 इयर्स में वो ब्रांड बिल्ड हुआ और $610 मिलियन का वो सेल हुआ। तो अगर वो ये फ्लिपेबल नहीं है तो फिर ये कौन खरीद रहा है और कौन बेच रहा है? बिल्कुल। एग्रीगेटर्स जो मार्केट में आए हैं, ठीक है, वो कहाँ से आए हैं? उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो रेज़ किए हैं, तो उन्होंने कहाँ से किए हैं? मैं खुद एग्रीगेटर्स के साथ काम करता हूँ, वो मुझे पता है ब्रांड्स खरीद रहे हैं, जी। और तो वो कहाँ से खरीद रहे हैं और क्यों खरीद रहे हैं और बेचने वाला क्यों बेच रहा है? अगर इस तरह का कोई सिनेरियो हो कि फ्लिप करने से पैसा नहीं बनता, तो ये बिल्कुल एक गलत चीज़ है। आई थिंक सो इसके पीछे मेन रीज़न भी ये है कि पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि जब बिज़नेस पिट जाता है, चल नहीं पाता, डिक्लाइन की तरफ होता है, तो तब उसको बेचा जाता है। यहाँ तो प्रॉफिटेबल वाला वो सीन ही नहीं है ना। प्रॉफिटेबल बिज़नेस तो आप वाली बात को कोई बेचना चाहेगा ही नहीं। तो यहाँ हम सिर्फ उस वक्त बिज़नेस बेचते हैं जब कोई डूब रहा हो या कोई क्राइसिस में हो, या एक और फॉर्मूला चलता है जी मैं बाहर जा रहा हूँ छोड़ के, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जेन्युइनली कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हम कोई बिज़नेस फ्लिप करते हैं। आई एग्री, माइंडसेट की भी थोड़ी सी बात है, लेकिन जितने भी मैं गोरों को जानता हूँ वो बिज़नेस खड़ा ही फ्लिप करने के लिए करते हैं। उनको नहीं रहे, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक बिज़नेस बनाते हैं, उसको फ्लिप करते हैं, बेचते हैं, फिर वो जो है वो 2 माह के लिए जो है वो कहीं चले जाते हैं, छुट्टियाँ मनाते हैं आराम से। उसके बाद जो है वो फिर एक नए आइडिया के साथ आते हैं और फिर उसको बिल्ड करना शुरू करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें भी ऐसे ही है सिनेरियो कि ये फ्लिपेबल है और फ्लिप करने से वाक़ई पैसा बनता है। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है बनते हुए पैसा। हमारे कई दोस्तों ने किया है, हमारे अपने बिल्कुल किया। क्लोज़ कम्युनिटी में काफ़ी लोगों ने किया है, बिल्कुल और किया। बाहर की तो चले हो ना सुनी-सुनाई, ये तो हमारे पास साथ बैठते हैं, इन लोगों ने किया है फ्लिप और दोबारा बिल्ड कर रहे हैं वो लोग। दोबारा बिल्ड कर रहे हैं। देखिए जो एक जर्नी है ना, एक जो प्रोसेस है, जो उसका मज़ा है, ठीक है, वो किसी-किसी को आता है। ट्रू। अगर वो किसी को वो मज़ा आना शुरू हो जाए, तो वो फिर जो है चीज़ें बिल्ड करता चला जाता है। और जब आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल $10,000 एक प्राइवेट लेवल से बना रहे हैं, तो जब आप उसको फ्लिप करते हैं, ठीक है, आप उसको जितने भी एक्स पे करें, 30x 50x व्हाटएवर द अमाउंट इज़, तो आपके पास इनफ कैश आ जाता है कि आप जो है वो 1 से 2, 2 से 3 खड़े कर सकते हैं। फिर भी आपके पास कैश जो है वो बचता है। वो आप डिफरेंट और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर यही सोचना कि ये चीज़ मुझे $10,000 दे रही है, ठीक है, लेकिन उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी है, बेशक उसमें आपकी सरदर्द भी है, तो आप उसको भी देखना है। और ये भी चीज़ है कि एक दफ़ा आपने चीज़ जो खड़ी कर ली, दूसरी दफ़ा उसको खड़ा करना आपके लिए ज़्यादा आसान है। आप गलतियों से अगर सीख रहे हैं अपनी, तो दूसरी दफ़ा जो है उन गलतियों को नहीं करेंगे, और मे बी नेक्स्ट जो आपका बिज़नेस हो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये बात की फ्लिपेबल है, क्या अमेज़न के ऊपर चलने वाली हर जर्नी फ्लिपेबल है? क्योंकि इस वक्त हम बात कर रहे हैं पीएल की। पीएल के साथ सेकंड बिगेस्ट मॉडल इज होलसेल, एंड थर्ड वन जहाँ से फॉर्च्यूनर आ रही है ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, तो क्या ये ड्रॉप शिपिंग वाला मॉडल, क्योंकि होलसेल और पीएल तो फॉर श्योर हैं फ्लिपेबल, लेट्स टॉक अबाउट ड्रॉप शिपिंग वाला। आपने सर जी अभी तक फॉर्च्यूनर क्यों नहीं निकलवाई? कबूतर नहीं है आपके पास? नहीं, कबूतर तो हैं, पता भी है सारा कुछ, लेकिन फॉर मी ड्रॉप शिपिंग इज़ जो पाकिस्तान में चल रही है, या ये जो कबूतर टेक्निक्स हैं, ये हाईली अनएथिकल है। मैं इनको डिस्करेज करूँगा। और जो शॉर्ट टर्म विन है ना, वो उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। Precisely, it's not a business basically. It's not a business। वो मैं अक्सर बात करता हूँ, ये एक ख्वाब है
ये तब तक आपका ख्वाब चल रहा है जब तक आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होता। बिल्कुल। जिस दिन सस्पेंड होगा उस दिन आपका ख्वाब भी जो है वो टूट जाएगा। बेशक ऐसे ही है। तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करता कि आप इस बिज़नेस मॉडल की तरफ जाएँ। ये शॉर्ट टर्म विन है, 1 माह चले, 1 साल चले, यू नेवर नो। और जो सिनेरियोज़ या जिस तरह हमें इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं कि किस तरीकों से ये हो रही है, तो वो तो ऑब्वियसली अनएथिकल है। मैं वो कोई मौलवी तो नहीं हूँ कि मैं फ़तवा जारी करूँ, लेकिन एक कॉमन सेंस की चीज़ें होती हैं कुछ, जो कि आपको नज़र आती हैं कि नहीं यार ये चीज़ गलत है। तो आप इसको करके तो आप कैसे समझ सकते हैं कि जो मेरी जो अर्निंग्स हैं वो नीट एंड क्लीन है। अच्छा, मेरा दिल बड़ा कर रहा है कि मैं जो है ना किसी ऐसे ड्रॉप शिपर को बुलाऊं जिसने वाकई फॉर्चूनर ली है, और उसके साथ मज़ेदार सी एक पॉडकास्ट करूं और डिस्कस करूं कि भाई ये कबूतर तोता और ये सारी चीज़ें ठीक है अपनी जगह, क्या मरना नहीं है, रब को याद नहीं करना, ठीक है इस डोमेन। अच्छा, हम पता है हम जो चंद लोग जो शुरू से लगे हुए हैं इस डोमेन में, यकीन करें कि हमारा ब्लड एंड स्वेट लगा हुआ है इसमें। आज जहाँ पे पाकिस्तान खड़ा है अमेज़न के हवाले से, ये ऐसे ही तो नहीं आ गया, ठीक है। ये एक सिंगल बंदा था सनी अली, जहाँ से शुरू हुआ, आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते छोटे-छोटे लोग भी उनके साथ मिलने लग गए, वो छोटे फिर इतने बड़े बन गए कि वो एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे सामने आने लगे। ये 4 साल 5 साल की एक मेहनत है। बिल्कुल। ये चंद एक लोग आए इस पूरी डोमेन को डिमोलिश करने के चक्कर में। अब अल्टीमेटली देखें, अगर वो 2012-13 वाली सिनेरियो दोबारा आता है कि हमारा नाम निकल जाता है अमेज़न से, तो मेरा ख्याल इससे बड़ी शर्म वाली बात कोई नहीं है। ट्रू। देखिए इसमें एक सबसे जो पहली चीज़ है ना, लोगों को ये नहीं पता, मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर हैं डीएस के, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग के, वो कहते हैं जी पहले महीने से प्रॉफिट ले लें। पहले महीने से आप कैसे प्रॉफिट दे सकते हैं जब आपने सेल्स की, आपने जो है वो 10 किस्म की शीटें निकाली, ठीक है, आपने सेल्स रिपोर्ट निकाली अपनी अमेज़न की, आपने क्रेडिट कार्ड की रिपोर्ट निकाली, आपने जिधर से परचेज़ किया है उसकी रिपोर्ट निकाली, और फिर आपने उसको मिक्स एंड मैच किया और आपने प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। हाउ, कैसे? आपका अगर इसमें आपने वाक़ई एथिकल वे में आप कर रहे हैं, तो आपका प्रॉफ़िट जो लॉजिकली और एथिकली और जो आपका टेक्निकली निकलना चाहिए, वो 4th मंथ निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी 3 माह की विंडो है क्लेम की, आपकी रिटर्न्स की विंडो है। तो जब तक आपके वो रिटर्न्स पिछले माह के क्लियर नहीं होंगे, तो आप अपना एक्चुअल प्रॉफ़िट कैसे निकाल सकते हैं? ये लोगों को पता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप आए पहले माह से, आप जो है वो $10,000 प्रॉफिट लें और ठीक है जी आप जाएँ। और ये चीज़ एक और इसमें एक चीज़ मेंशन करने वाली है कि जो अनएथिकल वे में कर रहे हैं, ये जितनी कबूतर चिड़ियाँ टेक्निक्स लगा के, एट द एंड पकड़ा कौन जाएगा? जिसका क्रेडिट कार्ड यूज़ हो रहा है। एग्ज़ैक्टली। ये लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा, ठीक है। लोग क्रेडिट कार्ड जो है वो धड़ाधड़ दे ही जा रहे हैं, ठीक है जी करो हम देख लेंगे, लेकिन एट द एंड अगर किसी पे जो है वो, यूएस में तो लॉज हैं, तो आप अगर किसी कंट्री के लॉज को ब्रेक करेंगे और अगर वो पकड़ लें आपको, ठीक है, तो फिर आपको जो है वो डायरेक्ट डिपोर्ट ही होंगे, मेरा ख्याल है। चिड़िया तोते वो उड़ा देंगे बिल्कुल। अच्छा जानवी, ये टॉपिक तो बड़ा लंबा है, इस पे तो मेरा ख्याल अगर 2 घंटे भी बात की जाए तो ख़त्म नहीं होगी। हम जब अमेज़न के बिज़नेस की बात करते हैं, इट्स प्योरली अ डायनामिक फील्ड। इसके अंदर हर रात हर दिन एक नई आपके लिए चीज़ आती है। इसका बैकबोन आई पर्सनली बिलीव इज़ योर टीम, ठीक है। और आपको जितना मैंने देखा है जब से आपके साथ उठ बैठ रहे हैं, मेरा ख्याल है आपके अंदर एक भूख है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, वो है नॉलेज की। अगर मैं इस वक्त ये बात कहूँ इस पॉडकास्ट के तवसक से कि इस वक्त मेरा ख्याल है ज़िशान भाई ने $100,000+ US अपनी ज़ात पे स्पेंड किए, ये मुझे पता है ज़ाती तौर पे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो है लर्निंग वाली भूख मेरी नहीं ख़त्म हो रही। मैंने वाकई ही में इतने पैसे स्पेंड किए हैं अपनी लर्निंग के ऊपर, क्योंकि वजह ये थी कि ये बहुत चेंजेस बहुत जो है वो रैपिड हैं इसमें, कि आप जो आज कर रहे हैं मे बी 1 माह के बाद या 2 माह के बाद वो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाए। तो उसके लिए आपको जो है वो लर्निंग का जो एक व्हील है वो आपने चलता रहना चाहिए आपका। क्योंकि जब आप खुद नहीं सीखेंगे आप आगे कुछ नहीं सिखा सकते। और ये भी एक वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर है जो पाकिस्तान में कुछ एजेंसीज़ हैं कह लें आप, या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उसी स्टेजेस पे स्टक हो गए हैं, क्योंकि वो अपनी लर्निंग के ऊपर जो है वो स्पेंड नहीं कर रहे। और मैं इसमें बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता कि सब कुछ फ्री मिल जाता है, नहीं, सब कुछ फ्री नहीं मिलता। मैं हमेशा जो है वो बात करता हूँ कि लर्निंग की जो है वो 5 स्टेजेस हैं। पहली है फ्री, ठीक है, जिधर से मर्ज़ी आपको फ्री मिलता है, यूट्यूब से, गूगल से आप जो है वो ले लो। बिल्कुल। सेकंड स्टेज है आपकी पेड,
जो आपको फ्री नहीं मिल रहा वो आप पेड लो। थर्ड स्टेज है आपकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, कि आपने जो फ्री और पेड से सीखा है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करो। देन फोर्थ स्टेज है आपकी कि आप किसी सीनियर बंदे के साथ काम करो। सही। फिफ्थ स्टेज है आपकी कि आप नेटवर्किंग में आओ। ठीक है। तो नेटवर्किंग में जो आपको एक सीनियर बंदा जो है वो आपको ले जाएगा 1 मिलियन तक या 10 मिलियन तक, लेकिन उसके बाद जब आपने 100 मिलियन या 200 मिलियन पे जाना तो यू नीड टू हैव अ नेटवर्क, जो कि बेशक आपकी डोमेन से नहीं है कि मैं अमेज़ॉन हूँ तो मुझे अमेज़ॉन के नेटवर्क के ही लोग चाहिए, ज़रूरी नहीं है। आप जो है वो यूट्यूब एक्सपर्ट्स पकड़ सकते हैं, आप गूगल एक्सपर्ट पकड़ सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के एक्सपर्ट पकड़ सकते हैं कि यार ये मेरा ब्रांड है, मैंने ये लेवल तक तो अचीव कर लिया है, लेट्स वर्क टुगेदर एंड लेट्स मेक समथिंग इवन मोर बिगर। ठीक है। तो आपको नेटवर्किंग जो है उस लेवल पे जो है वो आनी चाहिए। बिल्कुल। और ये जो एक रियलिस्टिक अगर टाइम फ्रेम में इसको डालें तो ये आप क्या समझते हैं कि जो 5 स्टेजेस आपने बताई, 6 स्टेजेस, ये कितना टाइम लेती हैं? बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि वो कुछ ना कुछ एक अर्निंग की तरफ आ जाएगा। डेफिनेटली लर्निंग तो लाइफ टाइम एक सब्जेक्ट है, लेकिन अर्निंग कितने अरसे में एक रियलिस्टिक नंबर, ताकि जो बच्चे हमारे सुन रहे हैं ये उनके लिए? कम से कम 1 साल आपको चाहिए। ठीक है। 1 साल आपको लाजमी चाहिए कि आप एक चीज़ को पकड़ें और उसको अच्छे तरीके से सीखें। सही। अगर आपने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो वो आप 4 वीडियोस देख के भी कर सकते हैं जो कि हो रहे हैं। जो कि हो रहे हैं, लेकिन ये है कि वो चीज़ आपको आपके जो क्लाइंटेज है, ठीक है, वो रिटेन नहीं कर पाएंगे आप। आप सीनियर्स के पास जाएंगे लेकिन सीनियर्स के पास इतना टाइम नहीं होगा मे बी उस टाइम के ऊपर, जिसकी वजह से मे बी वो आपको रिस्पॉन्ड लेट करें, तो वो आप एक फिर नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है कि यार मैं उसके पास गया था, उसने मेरी मदद नहीं की। तो यू हैव टू हैव एटलीस्ट समथिंग ऑन योर प्लेट कि आप किसी सीनियर के पास जाएं तो वो आपको आगे से गाइड करे। मोस्टली क्या होता है कि जो नए बच्चे हैं वो खाली प्लेट लेके आते हैं, यानी उनको कुछ नहीं पता होता, उनको इवन उस चीज़ का आंसर भी जो है वो सीनियर से पूछते हैं जो कि ऑलरेडी गूगल पे पड़ा है। बेशक ऐसे ही है। तो एक सही तरीक़ेकार ये होता है कि आप एक चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, आप सर्च करें गूगल पे, यूट्यूब पे, अपने थोड़े हाथ पाँव मारें। उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आती तो आप एक केस स्टडी के तौर पर एक सीनियर के पास जाएँ कि सर ये प्रॉब्लम थी, मैंने ये उसके ऊपर रिसर्च की है, मुझे ये समझ आई है, या मुझे ये 2 चीज़ें इसमें समझ आई हैं, तो आप काइंडली मुझे गाइड करें कि इसमें से ठीक कौन-सी है, गलत कौन-सी है, या दोनों ही गलत है या दोनों ही सही हैं, या आपके पास कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप अपना ऐड करें। तो ये एक तरीक़ेकार होता है कि आप किसी सीनियर के पास जाएँ। और मोस्टली जो लोग हैं वो मतलब किसी को आप अप्रोच कर रहे हैं तो आपको उसके टाइम की वैल्यू का पता होना चाहिए, अपनी भी टाइम की वैल्यू करें, अगले की भी टाइम की वैल्यू करें। पूरा एक सिनेरियो इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट या इन द फॉर्म ऑफ एक वॉइस नोट जो है वो आप ड्रॉप करें, बजाय इसके कि जी अच्छा ठीक है सलाम ले लिया, फिर जी हाउ आर यू, सारा कुछ ठीक है ये वो, उसके बाद जाके आप अपना केस डिस्कस करें। नहीं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है आजकल के दौर में स्पेशली, तो आपको इस चीज़ का जो है वो ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल। ऑन द अदर हैंड अगर आप टीम की बात करें तो आई डू एग्री कि टीम इज़ द बैकबोन ऑफ योर कंपनी, ऑफ योर बिजनेस, स्पेशली जो हमारा सर्विसेज का बिजनेस है। तो इसमें आपको टीम का ख्याल रखना है, बिल्कुल रखना है। मेरे नज़रिए के मुताबिक जो है टीम आपकी कहीं नहीं जाने वाली अगर आप उनको 2 चीज़ें प्रोवाइड कर दें। एक तो आप फाइनेंशियली उनको बेनिफिट दें। I can proudly say कि we are the highest paying agency in Pakistan in the Amazon space, कि हम अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनको हाईएस्ट पे करते हैं और डॉलर्स में पे करते हैं, पाक रुपीस में नहीं करते। सेकंड थिंग इज़ देयर स्किल ग्रोथ, कि उनको एक कॉन्टिन्यूस लर्निंग का मटेरियल या प्रैक्टिकल जो है वो उनके साथ चलता रहता है, जिससे वो कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये 2 चीज़ें मेरी नज़र में जो हैं वो अगर आप ये किसी को दे रहे हैं, अपनी टीम को दे रहे हैं, तो टीम मेंबर आपका जो है वो कहीं नहीं जाता। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है एजेंसीज़ के लिए कि उनके एम्प्लॉइज़ आते हैं, 6 माह रुकते हैं एंड देन दे मूव ऑन। और इसमें मैं एक और पॉइंट भी ऐड करना चाहूँगा कि जो 2 बातें आपने की, तीसरी इसमें ये है कि जब आपके पास बच्चा कोई भी है, आपको उसके करियर ग्रोथ के ऊपर काम करना है। एक तो आपने कहा ना लर्निंग पे, आप उसको एक लैडर दें कि भाई ये पहला स्टेप है, ये 7वां या 10वां या 12वां स्टेप है, ये पहले से 12वें स्टेप तक की जो जर्नी है, ताकि बच्चे को पता हो कि डाउन द लाइन इन 3 इयर्स और 4 ईयर कहाँ पे स्टैंड करेगा वो, अगर आपकी एजेंसी के स्टिक करता है। मेरे ख्याल में ये चीज़ जो है ना मेजॉरिटी ऑफ द एजेंसीज में मिसिंग है, जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये होना चाहिए। क्योंकि देखिए क्यों आपके साथ टिकेगा कोई, अब हमने भी तो जॉब की है ना। अब मैंने एक कंपनी के अंदर 7 साल जॉब की थी, अब मुझे
पहले साल में ये पता चल गया था कि यार मैं 7 साल बाद कहाँ पे होऊंगा। तो वो मुझे साथ-साथ उन्होंने मेक श्योर किया, ऐसे कोर्सेज़ करवाए कि मैं अपने जो रोड मैप उन्होंने मेरे साथ मिलके सेट किए थे, मैं उनको अचीव कर पाऊँ। यहाँ पे ये चीज़ मिसिंग है। एजेंसीज़ को जो है वो खुद नहीं पता बेसिकली कि हमने 4 साल बाद किधर खड़े होना है। उनको बस ये है कि अच्छा क्लाइंट आया है, उसको जो है वो हम चार्ज करें एंड देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्लाइंट, और यू कैन से कि कुछ रोड मैप कोई डिफ़ाइन नहीं है उनका बेसिकली। कि उनकी सबसे पहले तो मैं यही एजेंसीज़ को कहता हूँ कि यार अपना कोई कंपनी की हायरार्की तो बनाओ, ताकि आपके पास एक बिगर पिक्चर तो आए कि आप अपनी कंपनी को किधर देखते हो, अपनी सही। एजेंसी को किधर देखते हो। बिल्कुल। आपके क्या है, सीएफओ है, आपके अकाउंटेंट्स होने चाहिए, आपके ब्रांड मैनेजर्स हैं, पीपीसी मैनेजर्स हैं, आपके एचआर मैनेजर्स हैं, नहीं हैं, ठीक है? ये आपको एक कंपनी की जो प्रॉपर जो हायरार्की होती है वो आपको बनानी चाहिए। उसके बाद आपके पास आसानी ये हो जाती है कि आपने सिर्फ बंदा जो है वो प्लॉट करना है बिल्कुल ऐसे ही। उधर। तो आपको बंदा ढूँढा, प्लॉट कर दिया, ढूँढा, प्लॉट कर दिया, बस दैट्स इट। बट आई थिंक सो इट विल टेक कपल ऑफ इयर्स, क्योंकि अभी रिलेटिवली ये चीज़ भी तो नहीं है ना। अभी देखिए अमेज़न को ही सिर्फ 4 एक साल हुए हैं हमारे पास आए हुए। तो शुरू में वो वीएस का एक कल्चर बना, या एक इंडिविजुअल फ्रीलांसर का कल्चर बना, देन माइक्रो एजेंसी और एजेंसीज़ की तरफ। तो आई थिंक सो डाउन द लाइन इन 2 इयर्स ये जो हमारा सेटअप है विल बी क्वाइट मैच्योर। ट्रू, बट आपके पास और मॉडल्स भी तो है ना, कंपनीज़ के मॉडल्स हैं आपके हाँ, पास, ठीक है? रेप्लिकेट तो किए जा एटलीस्ट जो है, मेरा ये नहीं कभी होता कि आप कोई भी चीज़ परफेक्ट शुरू करो, उसको बाद में आप ठीक करते जाओ, एरर्स को आप रिमूव करते जाओ, लेकिन ये एटलीस्ट शुरू तो करो। अच्छी बात ये है कि हमारे पास ना आईटी की डोमेन बहुत पुरानी हो गई है पाकिस्तान में, बहुत बहुत बड़े लेवल पे लोग काम कर रहे हैं। उसको उठाएं, रिप्लिकेट करें, क्योंकि अल्टीमेटली सेम चीज़ है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें। तो वो आप वाली बात ही कि करना चाहिए कुछ ना कुछ, तो इंशाल्लाह आ जाएगा। अच्छा, आपका ज़िशान भी मैंने देखा है कि आप टूल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, और जो हमने बार बार बात की कि आपकी इन्वेस्टमेंट की, और सारी और मेजर आपकी इन्वेस्टमेंट इज़ गोइंग टूवर्ड्स बाइंग टूल्स या उनकी ट्रेनिंग या उनकी इम्प्लीमेंटेशन। तो इस पर थोड़ा बताइए कि कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं, और आप ये समझते हैं कि इनकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ इस डोमेन में और आपकी एजेंसी की लाइफ थोड़ी बेहतर हुई है। जी, टूल्स पे आई आई एग्री विद यू कि मैं बहुत ज़्यादा हैवी स्पेंड करता हूँ, और जितने भी मेजर टूल्स हैं वो हमने ट्राई किए हैं। उसमें जो है हमारे पास जो जितने भी टूल्स हैं उनके एंटरप्राइज वर्जन्स हैं, अच्छा। जो कि हाईली पेड हैं, क्योंकि काम की नौयत ऐसी है कि हम जो टूल है उसकी एक कैपेसिटी होती है इसमें आपके प्लैटिनम प्लान में या डायमंड प्लान में, जी। तो वो उससे हमारा काम एक्सीड कर जाता है, तो एग्जॉस्ट इसलिए कर जो जाती है वो है लिमिट। बिल्कुल लिमिट खत्म हो जाती है, इसलिए हमने एंटरप्राइज प्लान को फोकस किया हुआ है। तो उसमें जो मेजर टूल्स हैं वो हमारे पास हीलियम 10 हम यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके आ जाता है डाटा टाइप, ठीक है? वन ऑफ द बेस्ट टूल्स जो है वो अभी तक हमने यूज़ किया है रिसेंट ब्रेंडन का। इसके टाइम में काफ़ी हवा बिल्कुल। उठी है मार्केट में। उसके बाद आपके पास आ जाता है डाटा हॉक है, ठीक वो भी है। हम यूज़ करते हैं। परपेचुअला भी आप यूज़ करते परपेचुआ हैं। भी यूज़ करते हैं। अभी परपेचुआ से शिफ्ट होके हम आ रहे हैं, जो हमारा सिग्नलैटिक्स का अपना टूल है, ठीक एआई है। का, पीपीसी का, हम्म। उस पे जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। तो इनसे फ़ायदा ये होता है कि हमें वो डाटा मिलता है जो कि एक नॉर्मल सेलर के पास नहीं है। सही। उस डाटे को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे जितने भी डिसीजंस होते हैं, स्ट्रैटेजीज बनती हैं, वो सारी डाटा के ऊपर होती बेशक हैं, ऐसे ही है। क्योंकि इसमें डाटा ही है जो आपको चाहिए। डेटा इज उस किंग इन दिस डोमेन। एग्री, बिल्कुल। तो उसको डाटे को कलेक्ट करने के लिए हम जो है वो हैवी स्पेंड करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और हम करते भी हैं, ताकि हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन आए, वो डाटा आए जो कि एक नॉर्मल सेलर के पास नहीं है फ़िलहाल। बिल्कुल। फिर हम जो है उन मार्केट्स को, उन प्रोडक्ट्स को डोमिनेट कर सकते हैं। हम ऐसे गैप्स फाइंड कर सकते हैं उस डाटे के ज़रिए, जिसको हम एज़ अ यूएसपी भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, या हम किसी और डिफरेंशिएशन पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो हम उस डाटे को यूज़ करते हुए अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो हम टूल्स पे काफ़ी रिलाई करते हैं और स्पेंड भी करते हैं, ताकि हमें जो एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ डाटा वो मिले, और उससे हम जो है वो खेल सकें। अच्छा, ये जो टूल आप यूज़ करते हैं, डेफिनेटली ऐसा तो नहीं कि स्ट्रेट अवे आपने टूल की सब्सक्रिप्शन ली और आपने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। आप मल्टीपल चीज़ों पे ट्राई करते हैं, बट जस्ट टू ट्राई दोज टूल्स आपके पास उस लेवल के अकाउंट भी होने चाहिए। अब जिस तरह आपसे अक्सर जिक्र होता है कि आपकी प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पे मुझे ये वाला कप पसंद है, ठीक है, लेकिन मैं अपनी पसंद पे तो जाके इसको लॉन्च नहीं करूँगा। मुझे ये जानना है कि मेरा यूएस में बैठा हुआ कस्टमर बेस जो है वो इसको लाइक करेगा
है या नहीं। उसके लिए आप पिकफू यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। अब ये छोटे छोटे टूल हैं, ये कहने में तो अगर नहीं भी यूज़ करेंगे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो वो वैल्यू एडेड वाली बात है ना, आपको पहले दिन ही पता चल गया भाई ब्लैक कलर बिक रहा है, वाइट बिक रहा है, तो ये जो एक वैल्यू आपको मिलती है, ये आप अपनी टीम में भी आगे ट्रांसफ़र करते हैं, ये सिर्फ आप टॉप मैनेजमेंट के लेवल पे टूल्स को देख रहे हैं? नहीं, हम अपनी टीम में भी करते हैं ट्रांसफ़र, और हम हेविली उनको जो है फ़ोर्स करते हैं कि आप इन चीज़ों को यूज़ करें। देखिए, अभी जो प्राइवेट लेवल की गेम है वो टोटली चेंज हो रही है। अब हम पहले क्या कैलकुलेशंस करते थे मार्केट में कि जी अच्छा, आपकी एक इन्वेंट्री की कॉस्ट है, आपकी एक मार्केटिंग की कॉस्ट है, आपकी जो है वो एक टूल्स की सो कॉल्ड कॉस्ट है। अगर वो आप खुद बियर कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जो आपके क्लाइंट देते हैं, ये टूल वाली शाला जो है ये इससे जो है वो परचेज़ कर लेते थे। लेकिन उसमें अब एक कॉस्ट आपको ऐड करनी पड़ेगी, वो है आपकी रिसर्च की कॉस्ट। ठीक है। वो रिसर्च की कॉस्ट जो है वो आपको स्पेंड करने पड़ेंगे फ्यू हंड्रेड dollars या मे बी $1000 or $2000 to get the additional data, to get the point of view from the audience कि ऑडियंस क्या चाहती है, ऑडियंस क्या पसंद करती है। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था कि ये जो नाइकी है या जो एडिडास हैं या जो बड़े ब्रांड्स हैं, ये 45,000 से $75,000 तक अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट पे स्पेंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। ठीक है। प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले वो ये मार्केट रिसर्च के ऊपर जो है वो पैसा स्पेंड करते हैं, क्योंकि उन्होंने आगे लाखों डॉलर करना है, आपने भी आगे हज़ारों डॉलर करना है। तो अगर आप थोड़े से पैसे पहले लगा लेते हैं जस्ट टू वैलिडेट योर थॉट्स, टू वैलिडेट योर आइडियाज़, तो मेरा ख्याल है कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, वंस अगेन आई वुड से देखें, ये वही बात आ जाएगी अगेन, क्योंकि हमारा इस वक्त जो इन्वेस्टर है, आप बात करते हैं गोरों के लेवल पे, उस पर मैं आता हूँ सवाल पे। हम बात कर रहे हैं लोकल इन्वेस्टर्स की, 25,000 20,000 का बजट लेके आया। अब वो जिस दिन लॉन्च हमारे एजेंसी में आती है, वो पैसे के साथ साथ हमें हैंडकफ लगा जाता है। अब 25,000 में आप कितनी ट्राई करेंगे? वहाँ तो देखिए $25 की भी अगर ब्लीड होगी ना, तो वो बड़े कैनवस पे नजर आती है कि जी ये $25 इन्होंने यहाँ पे स्पेंड किया। तो ये कुछ वजह हैं। आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम आई बिलीव मार्केट भी मिच्योर होगी, हमारा क्लाइंट भी अंडरस्टैंड करेगा कि अल्टीमेटली ये जो $200-500 हम रिसर्च पे स्पेंड कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू पे बैक टू हिज प्रोडक्ट ओनली या हिज प्रोजेक्ट ओनली। तो वो टाइम लगेगा उस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता। अगर देखिए मैं 3 साल पीछे के अमेजोन को पाकिस्तान में देखूँ और आज के अमेजोन को देखूँ, तो मेरा ख्याल है अच्छा खासा हमने एक सिग्निफिकेंट चेंज देखा है इसके अंदर, और अब भी आगे आ रहा है। जो अभी हम अक्सर ऑफ कैमरा बात कर रहे होते हैं कि आने वाले टाइम में बेतहाशा एजेंसीज, ये मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, बेतहाशा एजेंसीज जो हैं वो पीएल का बिजनेस शट डाउन करेंगी। उसकी मेन वजह यही है कि ये रिसर्च ओरिएंटेड बिजनेस है। इसके अंदर आपको जब तक अपनी इनपुट नहीं देंगे, नई चीज़ों पे नहीं सीखेंगे, पैसा नहीं लगाएंगे, आप नहीं कर सकते। उस दिन आपने एक दफ़ा मुझे कहा कि मुनीर गो एंड गेट डेटा डाइव। मैंने नहीं आपसे पूछा कि मैंने क्यों लेना है, कैसे, अगले दिन ही मैंने लिया, और आई थिंक 1 महीने के अंदर मुझे वाकई रियलाइज़ हुआ कि ये इट वाज अ मिसिंग थिंग इन एजेंसी, और मैंने लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत फ़ायदा हुआ। बहुत फ़ायदा। अब वो फ़ायदा मुझे तो हो ही रहा है एज एजेंसी, मेरे क्लाइंट्स को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं जितना रिफाइंड डेटा उनके आगे रखूँगा उतना लॉन्च में वो हमारी हेल्प करेगा। तो इस पर इंशाल्लाह टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मिच्योर होंगी और फिर बेहतरी की तरफ जाएगा। अच्छा, इसमें जब हम टूल्स की बात करें, आप सिग्नलेटिक के साथ इस वक्त कनेक्ट हैं, हॉवर्ड थाई के साथ, इस पे मैं चाहूँगा कि थोड़ी सा डिटेल में बताएं, हाउ डिड यू मैनेज टू गेट इन टच विद हिम, किस तरह से आपने ये नेटवर्क बनाया, हॉवर्ड थाई को किस तरह से आपने कॉन्फिडेंस में लिया, और उसके साथ ना सिर्फ आपने काम उससे करवाया बल्कि इस वक्त आप उसके लिए काम कर रहे हैं, तो इस पर एक्सप्लेन करें। अच्छा, इसमें जो है वो पहली चीज़ तो ये थी कि जो नेटवर्किंग की मैं बात करता हूँ वो बेसिकली यही है, और जब आप नेटवर्किंग पे आते हैं तो आपका जो अपनी जेब से पैसा लगता है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी किस्म का लगता है। तो इधर भी जो है वो यही सिंपल फार्मूला अप्लाई किया कि उसका टाइम परचेज़ किया मैंने, टाइम बाय किया, बेसिकली सर्विसेज ली उनसे, सर्विसेज ली भी और कुछ सर्विसेज में काम भी किया उनके साथ। देन जो है वो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी, क्योंकि गोरे का ये एक पैटर्न है जो अभी तक मैंने देखा है। मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा कि अगर उसको कोई स्किल बंदा या कोई ऐसा बंदा मिले जो उसके लिए वैल्यू ऐड कर सके, तो वो उस बंदे को हाथ से नहीं जाने देता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गोरों के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसको नज़र आया कुछ कि यार हाँ, ये बंदा वैल्यूएबल है, ये मेरे लिए वैल्यू ऐड कर सकता है। तो इस तरह जो है हमारी बातचीत आगे बढ़ी। फिर हमने जो है वो जो अभी हम उनके साथ काम कर रहे हैं वो एज अ पायलट प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था। ठीक है कि ठीक है 3 माह करके देखते हैं,
अगर आपको मेरी समझ आई, मुझे आपकी समझ आई और आपको वैल्यू मिली, काम जो है वो अच्छा मिला, तो देन वी विल मूव ऑन। और अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 साल हो गया, हम जो है वो स्मूथली काम कर रहे हैं और काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे कर रहे हैं, और उसको अब डे बाय डे हम उसमें एडिशन करते जा रहे हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर, कि हम उनको इंक्रीज़ कर रहे हैं ताकि उसको भी फ़ायदा हो, हार्वर्ड को भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। तो आप बेसिकली उनका एक बैक ऑफिस भी मैनेज कर रहे हैं यहाँ सिग्नलैटिक जी, का? बिल्कुल कह सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक कह है, तो सकते बैक हैं। ऑफिस आपके पास है, फ्रंट एंड वो है। और इसमें जो टूल्स की अभी बात हो रही थी, आई थिंक सो इसमें हार्वर्ड थाई का भी मेजर रोल है आपको ये ट्रू, एक्सेस दिलवाने में ट्रू, टूल्स पे, ट्रू, ट्रू। क्योंकि डेफिनेटली एंटरप्राइज अगर उसकी बात करें सॉल्यूशंस की, वो सारे लेना मुमकिन नहीं नहीं है है, बिल्कुल नहीं एक है। पाकिस्तानी सेटअप के लिए। बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आपने गोरों के साथ डेफिनेटली और भी बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, हार्वर्ड के साथ भी कर रहे हैं, इसकी टीम के साथ भी, और भी नेटवर्क में आप कनेक्टेड है। हाउ डू यू सी द वर्किंग स्टाइल डिफरेंस बिटवीन आवर कम्युनिटी एंड द गोरा कम्युनिटी? बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, हमें अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। दे हैव द एसओपी फॉर एवरीथिंग, दे हैव द स्ट्रक्चर फॉर एवरीथिंग। उनको उनका जो काम करने का स्टाइल है, वो उसमें कोई फ़ॉलो अप किस्म का कोई सीन बहुत मैंने कम देखा है, बहुत कम। कि उनको अगर कोई चीज़ चाहिए तो उनके पूरे डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। टूल्स वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स जो हैं, आसाना, क्लिकअप वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बिल्कुल। तो उससे क्या होता है, चीज़ें स्ट्रक्चर हो जाती हैं, कि अगर एक सीईओ लेवल पे भी बंदा बैठा है तो उसको अगर कुछ देखना है तो उसको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आई सी। वो अपने ही डैशबोर्ड के अंदर सारा कुछ देख रहा है। उनकी प्रॉपर मीटिंग्स जो हैं वो सेट हैं, कैलेंडर उनका सेट है कि उनके आगे हफ्ते में पूरे हफ्ते का कैलेंडर उनका ऑलरेडी सेट है, कि उसमें क्या उन्होंने करना है, किसके साथ मीटिंग है, क्या स्केड्यूल्स है उनका। ये चीज़ें बहुत जो है वो लैक करती हैं। अगर आप इसको जो है वो सम अप करें तो वो ज़्यादा थोड़े एथिकल है। हम में थोड़ी-सी अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ की कमी है। अब एसओपीज़ की अगर बात करें, एसओपीज़ हम लोगों ने भी बनाए हुए हैं और बड़े तगड़े एसओपीज़ बनाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको इम्प्लीमेंट करवाना इतना आसान नहीं है। उसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं। एक तो हमारा रिसोर्स जो है वो उस तरह से मैच्योर भी नहीं है, प्लस रिसोर्स का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द प्रोफेशनलिज्म वो भी अभी उस तरह से नहीं है। अब बच्चे को थोड़ा-सा टाइट करने की कोशिश करते हैं, वेरी नेक्स्ट डे द वेरी फर्स्ट थिंग ही विल डू इज़ लुक फॉर अनदर एजेंसी। इधर मैं आपको पॉइंट ऐड करूँगा कि आई डिसएग्री विद दैट, क्योंकि वही बच्चे जब उन एजेंसीज़ के साथ काम करते हैं तो वो सारा कुछ फ़ॉलो करते हैं। हुँ। जब हमारे साथ काम करते हैं तो वो जो है उनके नखरे अच्छा, शुरू हो नहीं, जाते हैं। यहाँ पे ना बात हो रही है वॉल्यूम की। अब वो बड़ी एक चंद एक बच्चे हैं, ठीक है, जो काम कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ या एग्रीगेटर्स के साथ। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ इस वक़्त, क्योंकि देखें ना करते-करते भी इस वक़्त 2 मिलियन के करीब जो पॉपुलेशन है हमारी, वो इस डोमेन के साथ कनेक्ट हुई है। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। कितने, मेरा ख़्याल है मुट्ठी भर लोग नहीं है जो एग्रीगेटर के साथ काम कर रहे हैं बिल्कुल, या जो बिल्कुल। बाहर की एजेंसीज़ के साथ हैं। तो ओवरऑल इनको कैसे ठीक किया जाए, ये जो 2 मिलियन पॉपुलेशन है? इनको देखिए अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। जिधर जो गुरुज़ हैं वो आपके जो है प्रीच करते हैं, पुश करते हैं, स्किल पे काम करो, स्किल पे काम करो। तो आई बिलीव उनको थोड़ी-सी कोशिश इस साइड पे भी करनी चाहिए कि यार स्किल पे काम करो लेकिन थोड़े एथिक्स पे भी काम करो। ये स्किल जो है जो आपके पास आ रही है, इसको वैल्यू दो। इसको आपने मैनिपुलेट नहीं करना। तो आपको ये फ़र्क थोड़ा जो है ना वो थोड़ी ज़िम्मेदारी लेके समझाना पड़ेगा। बॉस, लेकिन मसला ये है, गुरु हम भी देखें कोशिश करते हैं अपनी डोमेन में या अपनी कैपेसिटी में रहते हुए। आप कोई इस तरह की एथिकल पोस्ट लगा के देख लें, 10 20 50 100 लोग देख लेंगे। आप ये बात करें जी हाउ टू अर्न $1000, उस पे आपकी 10,000 की रीच आई होती है, ठीक है। अब ये देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ माइंडसेट की। टाइम लगेगा इसको डेफिनेटली। टाइम चाहिए। हाँ, यही मैं मैं आपको कह रहा था कि देखिए जब एक चीज़ आप देखिए ये स्किल बेस्ड लर्निंग को भी प्रमोट करने के लिए 4 साल लगे, बेशक ठीक है? तो अगर आप एथिक्स को आज जो है वो आप शोर डालना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, 4-5 साल आपके लगेंगे। लेकिन एट लीस्ट अगर आपकी 20% भी जो है वो इसमें सक्सेस आपका आ जाता है, कि कुछ लोग जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं, तो आपकी जो वैल्यूएबल जो कुछ एजेंसीज़ हैं अच्छी जिनको वर्कफ़ोर्स की ज़रूरत है, उनके लिए थोड़े मसले मसाइल जो हैं वो आसान हो जाएँगे। जैसे अभी हमें ज़रूरत है, हमारी हायरिंग पूरे साल में नहीं रुकी। लेकिन जो हमारा मेजर पार्ट जो रिजेक्ट होता है वो एथिक्स के ऊपर होता है और बिहेवियर के ऊपर होता बिल्कुल है। ऐसी है। क्योंकि वी हैव अ 4 टायर प्रोसेस, 4 इंटरव्यूज़ का प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करते हैं। तो मेजर जो उसमें आई वुड से कि 80% जो लोग हैं वो आपके पहले इंटरव्यू में एथिक्स के ऊपर एथिक्स ही पे जो है फेल। वो रिजेक्ट
रिजेक्ट हो जाते हैं। मैं समझता हूँ इसके ऊपर जो है ना जो 4-5 हमारे पास बड़े नेटवर्क हैं जो जिनकी आवाज़ सुनी जाती है मार्केट में, अलॉन्ग विद दोस्त गवर्नमेंट लेवल पे भी या इवन प्रोविजन लेवल के ऊपर भी, इसके ऊपर एक कैंपेन चलनी चाहिए। ना सिर्फ अमेजोन से रिलेटेड, मैं ओवरऑल एक वर्क फोर्स की बात कर रहा हूँ। देखिए हमारा बच्चा आज यहाँ से उठ के दुबई जैसी जगह पे चला जाता है, ठीक है, यहाँ पे बामुश्किल 30,000 कमा रहा होता है, 3 साल 4 साल वो दुबई लगाता है, 20-20 हज़ार दिरहम पे पहुंच जाता है। वो बच्चा यहाँ पूरी लाइफ में 20 हज़ार दिरहम की कमाई के इक्वल नहीं पहुंच सकता। अब वजह क्या है कि वहां जाके वो 2-3 साल में जो हाई इंटेलेक्ट बच्चे हैं वो सीख जाते हैं कि यार आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि भाई आप उनके इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को जेलअप करें। अब ये मेरा ख्याल है कैंपेन की ज़रूरत है, एजुकेशनल कैंपेन प्लस अवेयरनेस कैंपेन यहाँ पे चले मास लेवल पे, जिसमें हम लोगों को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए जितने सीनियर्स हैं, प्लस साथ में गवर्नमेंट लेवल पे कुछ इनिशिएटिव होने चाहिए कि भाई डॉलर की रेस से बाहर निकलो, पहले अपने आप को उस काबिल बनाओ। अब देखें हम लोगों ने जब शुरू किया था, जान भाई स्टिल रिमेंबर कि हम मेरी अपनी जो जर्नी शुरू हुई थी वो $10-12 से पहला प्रोजेक्ट मैंने उठाया था। आज बच्चा $3 से ऊपर प्रोजेक्ट ही नहीं ले पा रहा। उसकी वजह ये कि वो कहता कोई बात नहीं कल को कर लेंगे। भाई आप पे जब वो टैग लग जाता है ना $3 वाला, तो 3 से फिर 30 की जर्नी आपकी कब्र तक जाके पहुंचती है। तो इसके ऊपर भी मेरा ख्याल है हमें कोई ना कोई कैंपेन्स इस तरह की चलानी चाहिए एक कम्युनिटी लेवल पे, ताकि सबका भला हो। देखिए आज एक बच्चा अगर $3 ले रहा है, वही बच्चा अपना थोड़ा सा वर्किंग स्टाइल बेहतर करके अगर $10 या $12 पे आता है तो अल्टीमेटली तो उसी का फायदा है ना। ट्रू, बिल्कुल है। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है आवाज़ उठानी चाहिए और हम करते भी रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। देखिए अब जितने भी हैं जो सीनियर्स हैं उनको इंडिविजुअल बेसिस पे करनी चाहिए और हम करते भी हैं। बिल्कुल जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा ही हम जो है वो इस पे बात करते हैं कि नहीं यार सही करो, ठीक करो, क्वालिटी का करो लेकिन अच्छा करो। अगर आप मास लेवल पे जाते हो, ठीक है, आप उसको मैनेज नहीं कर पाते, अल्टीमेटली आपका अपना नुकसान होगा। और फिर अगर आप किसी फॉरेनर्स के साथ काम कर रहे हो तो वो फिर पूरे एक इमेज कंट्री की जाती है, मुल्क की जाती है कि यार पाकिस्तान से बंदा आया था, उसने ये नहीं कहना कि जी अब वो बशीर था या कोई और था, उसने कहना पाकिस्तान का भी ये था और उसने जो है वो मेरा बेड़ा गर्क और हुआ भी है पिछले दिनों ग्रुप के अंदर अच्छी खासी इस चीज़ की। और दूसरा जो चीज़ मुझे थोड़ा सा लगता है कि गलत हो रही है हमारी कम्युनिटी में ख़ास तौर पे, बच्चा टिकता नहीं है। ठीक है, जितनी मर्जी उसको वैल्यू दे लो, कुछ भी उसके साथ बातें कर लो, कोई उसको रोड मैप दिखा लो, वो आपका नाम यूज़ कर रहा है। अब उसको पता है अच्छा जी मुनीर की एजेंसी में काम कर रहा है, अल्लाह ने अगर नाम दिया मार्केट में मेरा नाम यूज़ करेगा, जिशान साहब का नाम यूज़ करेगा, किसी और का नाम यूज़ करके 10-20 हज़ार की खातिर फ़ौरन से पहले अपनी जॉब स्विच करेगा, 6-6 महीने बाद जॉब स्विच करते हैं। तो इस पे बल्कि मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि अगर आपके भी मैं करियर पे देखूँ, क्योंकि बीइंग अ सीनियर वी ऑलवेज से कि भाई टेक के काम करो, मैं तो इस पे बहुत आवाज़ उठाता हूँ। अगर मैं आपका करियर देखूँ तो आपका लॉन्गेस्ट जर्नी जो मुझे याद पड़ती है वो ईसी के साथ थी, ठीक है? उसके बाद आपने भी सर जी दिन रात स्विचें मारी, क्या है ईसी पे आए, फिर ईजी में आए, फिर उसके बाद डायरेक्शन में। दिन रात तो नहीं, मैं बोलूँगा क्योंकि ईसी में मैंने 2.5 साल काम किया जी, 2.5-3 साल काम किया। उसके बाद मैंने ये गैलेक्सी में, ई-कॉमर्स गैलेक्सी में मैंने 1.5 साल काम किया। अच्छा, वहाँ 1.5 साल किया मैंने काम, ठीक है। उसके बाद जब डायरेक्शन ज्वाइन किया एज अ हेड ऑफ ग्रोथ, तो उनका कुछ सिनेरियो ऐसा था कि मुझे रियलाइज़ हो गया कि यार मैं इस जॉब के लिए फिट पर्सन नहीं हूँ। सही। तो मैं बजाय इसके कि अपना टाइम लगाऊं और जो है वो वेस्ट हो और उनका भी टाइम और पैसा वेस्ट हो, तो मैंने उनसे एक्सक्यूज़ कर लिया खुद कि मैं इस जॉब के लिए जो है वो राइट पर्सन नहीं हूँ। तो आप काइंडली जो है वो कोई राइट पर्सन चूज़ करें जो कि आपकी इस जॉब नेचर के ऊपर जो है वो फिट बैठता हो। सही। तो इसलिए जो है वो मैंने उधर से क्विट किया और उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, आप एजेंसी है और इसी के साथ ही जो है वो मैंने कंटिन्यू करना है। अब मैंने किसी को जो है वो ज्वाइन नहीं करना। आई सी। नहीं, इट्स अ विजनरी थॉट कि भाई अगर आप किसी का सिर्फ सैलरी की वजह से किसी का टाइम ज़ाया करने की बजाय और अपने आप को वो रस्टी करने की बजाय आप डिसीजन लो टाइमली कि भाई मुझे करना क्या है। इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। अच्छा, इस पे अभी हम इसको कंक्लूड करते हैं पॉडकास्ट को, ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया सेशन हमारा। इस पे फ्रीलांसर्स को या हमारी जो कम्युनिटी के जितने लोग हैं, कोई एक ऐसी 1 या 2 टिप देना चाहें जो उनके लिए एक बेनिफिशियल साबित हो सके? टिप्स के हवाले से सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि एथिक्स को थोड़ा फोकस करें, बहुत ज़रूरत है हमें। और दूसरा कि अपनी लर्निंग को जो है वो कंटिन्यू करें। आप अगर लर्निंग नहीं कर रहे, आप ये समझ रहे हैं कि हमें आ गया है और हम जो हैं वो 30 मार खाएँ, तो ये बात समझ लें कि हर शेर पे सवा शेर है। बेशक। ठीक है, अब हम जिस लेवल पे हैं हम भी अपने आप को जो है वो
कंटिन्यूस लर्निंग में रखते हैं कि नहीं यार कुछ सीखो, आगे जो है वो चेंजेस आ रही हैं तो उसको अब्जॉर्ब करना है आपने, तो आपको पैसा भी लगाना है, आपको टाइम भी लगाना है, मेहनत भी करनी है, सारा कुछ करना है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। जो नए लड़के हैं कि जी 30 मार हाँ कोई नहीं है, हर शेर पे एक सवा शेर है। तो आप नेटवर्किंग की तरफ जो है, अगर आपको कुछ आता है, वाकई में कुछ आता है, तो नेटवर्किंग की तरफ आएँ, सीनियर्स के पास बैठें, टाइम लें। और अपने अगर सीनियर्स के पास अगर फॉर एग्जांपल टाइम नहीं है, क्योंकि हर बंदा अपनी लाइफ में बिजी है, तो आप किसी को जो है वो ब्लेम नहीं कर सकते इसके ऊपर। तो एटलीस्ट जो आपका सर्कल है उसको आप जो है उसमें बैठें और थोड़ा सा एथिक्स को फॉलो करें कि अगर आपने कोई ज़िम्मेदारी ली है तो उस ज़िम्मेदारी को पूरा करें और अच्छे तरीके से पूरा करें। ये नहीं कि सिर्फ़ अपने पैसे बनाने के लिए अगले का जो है वो काम ख़राब कर दें। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी और आई एम श्योर आपके पास भी रेगुलर आती जो है केसेस बहुत ज़्यादा जो है वो आ रहे हैं। ये रिक्वेस्ट रेगुलर आती है जी, कैसे अपने मंथली उसको सर्वाइव किया जाए, मंथली भी सर्वाइव किया जाए। ऑन द अदर हैंड जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी आते हैं कि जी हमने इस तरह लॉन्च की थी और ये थ्रू ये की थी, तो ये जो है वो हमारा लॉस हो गया है। और फिर जब हम उसको टेक्निकल एस्पेक्ट से डाटा के थ्रू देखते हैं तो वो प्रोडक्ट की जो है वो गलत होती है। बेशक। तो जब आपकी बेस ही गलत है तो उसमें मैं जितना मर्जी एक्सपर्ट हो जाऊं, मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी प्रोडक्ट ही गलत है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बेशक मेरे पास जितनी मर्जी एक्सपर्टीज है, जितने मर्जी मेरे पास हाई लेवल के टूल्स हैं, बिल्कुल। तो अगर आपकी बेस ही गलत है तो फिर जो है वो हम कुछ नहीं उसमें कर सकते। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मैं यूथ को ज़रूर बोलूँगा कि थोड़ा पेशेंस से काम करें। जो आपका ये जो बिज़नेस है कोई भी है वो हमेशा पेशेंस वाला काम होता है। अगर आप इसमें समझते हैं कि कोई क्रिच स्कीम कोई है तो वो कोई नहीं है। जितनी जल्दी आपको अगर आपकी ग्रोथ होगी उतनी जल्दी आपका डाउनफॉल भी आएगा। बेशक ऐसे ही है, ऐसे ही है। और इसमें जी प्लीज। तो ये जो है एक मैंने ट्रेंड देखा है कि जितनी आपकी ग्रोथ कंसिस्टेंट होगी उतना आपको जो है वो डाउनफॉल के चांसेस जो है वो कम आएंगे। अगर आएंगे भी तो एटलीस्ट जो है आप उसको मैनेज कर सकेंगे। जहाँ मोस्टली जो यूथ है या वो ग्रोथ को मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको डिक्लाइन आता है। बेशक ऐसा ही है कि आपके पास 10 प्रोजेक्ट्स आ गए, आपके पास वो सिस्टम ही नहीं है, आपके पास वो टीम ही नहीं है जो उनको मैनेज कर सके, तो ऑब्वियसली जो है वो एक डिजास्टर है। अच्छा, इसमें जो आपने ये सारी बातें की है ना, मैं ये गारंटी के साथ बात कहने लगा हूँ कि अगर कोई भी बच्चा वो किसी भी लेवल पे आज अपनी उस करियर की स्टेज पे ये सिर्फ चंद बातें फॉलो कर लेना, तो यकीन करें 30 से 40% इंस्टेंट जंप आएगा उसकी इनकम के अंदर। उसकी वजह देखिए, आप सस्ता बेचेंगे क्योंकि आप एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे, आप टाइमलाइन नहीं, आप महंगा प्रोजेक्ट कभी उठा ही नहीं पाएंगे, उठा लिया तो आप कर नहीं पाएंगे। ये छोटी छोटी सिर्फ ट्वीक करने से, अगर टाइम उतना ही दे रहे हैं आप, चाहे वो क्वालिटी टाइम दें या बैड क्वालिटी टाइम दें, छोटे छोटे ट्वीक करने से आपकी इनकम अगर डबल या ट्रिपल हो जाती है तो इससे बेहतर मेरा ख्याल है कोई चीज़ हो नहीं सकती। बेशक बिल्कुल। छोटे छोटे ट्वीक्स ही जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं बेसिकली। तो जब आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर लेंगे, आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाएंगी, सुलझ जाएंगी। टूल्स ऐड करेंगे, आपकी जो एक वो हम कहते हैं डंकी वर्क, वो कम हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको नई चीज़ें खुलेंगी। अच्छा यार, ये एक्सपेक्ट भी जो है वो हम देख सकते हैं चीज़ों का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी एजेंसीज़ को भी पाकिस्तान में करने की ज़रूरत है, और स्पेशली जो हमारे VAs जनरेट हो रहे हैं उनको भी समझने की ज़रूरत है। बिकॉज़ अल्टीमेटली आप फ्रीलांसर से जो है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड से एंटरप्रेन्योर की तरफ नहीं जा सकते। मैंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी डेफिनेशन थी, एक वुसी नाम के हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने बताई थी कि आपको पहले सेल्फ एम्प्लॉयड होना है, फिर आपको जो है बनना है बिजनेस ओनर। सही। उसके बाद आप जो है वो एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन ये है कि आप 90 दिन तक अपने बिजनेस से दूर रह सकते हैं विदाउट एनी, आपके बिजनेस हर्ट नहीं हो सकता होगा। अगर आप ये कर सकते हैं 90 दिन तक, ठीक है, तो फिर आप अपने आप को बोलेंगे हाँ मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। अगर आप नहीं कर सकते तो आप बिजनेस ओनर हैं। सर, इसके लिए ना मैंने $7,000 पे करके कोर्स किया था 1 ईयर का। ठीक है, उस कोर्स में मुझे सिखाया गया था कि हाउ टू टेक 30 days लीव इन अ ईयर। और मैंने ये पिछले कुछ 6 महीने में 4 दफ़ा ट्राई किया है। वी हैव बीन टू डिफरेंट लोकेशन में, हम लोग भी स्वात गए हुए थे। आई डिड नॉट कैरी माई लैपटॉप।
5 दिन के ट्रिप में सिर्फ एक मेरी 30 सेकंड की मेरे पार्टनर से बात हुई है, इवन को मैसेज तक नहीं हमने किया, और अल्हम्दुलिल्लाह पीछे हर चीज़ स्मूथ चलती रही। फिर दुबई का ट्रिप हमारा था, उसमें मैंने ये चीज़ ट्राई की, ये मैंने मल्टीपल जगहों पे ट्राई की कि किस तरह से करना है। तो नेक्स्ट बिग थिंग इज़ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन इज द ओनली सोल्यूशन फॉर अस कि अगर हमने ग्रो करना है तो टाइम लगेगा। वंस अगेन वही है, सारी चीज़ों को भी टाइम रिक्वायर्ड है मेच्योरिटी के लिए। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल ये मैं अपने सब गेस्ट से पूछता हूँ, हाउ डू यू सी पाकिस्तान इन 2025? इन 2025 अगर हम इन चीज़ों को फिक्स कर लें और हमारी थोड़ी सी सपोर्ट भी हो जाए फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, तो वी कैन डू वंडर्स टू बी ऑनेस्ट। हमारे पास स्किल लेवल या स्किल को सीखने का जो पैशन है ना, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बट द थिंग इज़, जो एनर्जी हमारी स्पेंड हो रही है वो शायद गलत जगह पे हो रही है, या वो शायद लोग उसको मैनिपुलेट जो है वो कर रहे हैं। तो अगर हम उसको एक सही डायरेक्शन दें तो वी आर द नेशन जो कि कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल, यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अस। कम वसाइल में ही अभी देखें, वो अभी जो बात हो रही थी ऑफलाइन के, हम दुनिया के नक्शे पे एक डॉट है लेकिन अन्नी पाई हुई है। तो अगर हमें थोड़े वसाइल मिल जाए, थोड़ी सपोर्ट मिल जाए फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, तो मेरा ख्याल है वी कैन रियली डू वंडर्स। आई एग्री क्योंकि जो हमारी एनर्जी है ना, बेसिकली वो हमसे वो कुछ करवा देती है कि जो कि एक नॉर्मल कह लें नेशन में कमी है, या कह लें जो लोग जिसको इग्नोर करते हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह देखिए वर्ल्ड की छठी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। बिल्कुल, 22 करोड़ तो हम कोरोना से पहले थे, अब आई एम श्योर 25 तो कर दी होंगे। ठीक है, तो मतलब कमी किसी चीज़ की नहीं। और अच्छी बात यह है कि तकरीबन 60% आई थिंक सो हमारी आबादी जो है वो 30 ईयर से नीचे है। 65 बहुत बड़ा नंबर है सर, यूथ का बहुत बड़ा नंबर है। आप ये देखिए ना कि अभी अमेज़न ने अलाउ किया पाकिस्तान में अकाउंट खोलना, तो तीसरे नंबर पर हम आ गए। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो अगर हम उस चीज़ को सही तरीके से यूटिलाइज करें जी, तो हम अपनी जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की, या जो हमारा इनटेक है डॉलर्स का पाकिस्तान में, उसको हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ जो है वो कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम लोकल मार्केट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि आगे दौर ऑब्वियसली ई कॉमर्स का है। आपने ई कॉमर्स पे शिफ्ट होना ही होना है। कोविड ने सिखा दिया हमें कि ई कॉमर्स भी कोई है दुनिया जिस पे आप शिफ्ट हो, आपकी मजबूरी है शिफ्ट होना। तो अगर हम उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो लाइक विद इन 2 years यू कैन सी, और विद इन 5 years जो है वो हम वाकई वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, स्पेशली आप इतनी दूर से ट्रेवल करके आए। मैं आपका दिल से मशकूर हूँ, आप मेरे उस्तादों में से हैं और हमेशा इंशाल्लाह आपकी इज़्ज़त करते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। इस पॉडकास्ट को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और स्पेशली बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली जितनी भी एपिसोड्स हैं वो टाइमली आप तक पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।